सगळ्यांचे माईक म्यूट केले ते सगळे म्यूट व्हा. स्टार्ट मॅडम, आपण लाईव्ह आहोत आता. स्टार्ट. सुरुवात करा मॅडम. मिसाळ सर सुरू करायचे. यस मैम, स्टार्ट. शुरू करा. नमस्ते भाई और बहनों, शिक्षण विकास मंच यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडल तथा पुणे जिला मुख्याध्यापक संघ, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में 100 दिन में 10वीं ऑनलाइन कार्यशाला प्रशिक्षण समारोह संपन्न हो रहा है। गत 26 नवंबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा इन तीनों समितियों के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर कालपांडे सर जी, आदरणीय बसंती राय मैडम जी, मुख्याध्यापक महामंडल के आदरणीय विजय सिंह गायकवाड़ सर जी, पुणे जिला मुख्याध्यापक संघ के हरिश्चंद्र गायकवाड़ सर जी, तथा इस 100 दिन की 10वीं ऑनलाइन कार्यशाला के एक आयोजक के रूप में आदरणीय अरुण थोराट जी, इन सबकी प्रेरणा से पूरे महाराष्ट्र में शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थियों के मन में इस आपत्ति में भी हम किस ढंग से खड़े हो सकते हैं और 10वीं की परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं, इसके बारे में आज इस कार्यशाला में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो गत अनेक दिनों से हम और आप ऑनलाइन, ऑफलाइन आदि सभी प्रकार से विद्यार्थियों के साथ जुड़े हैं। उसी प्रकार वंचित जो बच्चे हैं, वंचित जो छात्र हैं, उनके बारे में भी हम विचार करते हैं और कुछ उपाय योजनाएं भी बना रहे हैं। आज हम इस कार्यशाला में सम्मिलित सभी लोग जो है, डॉक्टर शैला ललवाणी जी, माया कोथड़ीकर जी, रजनी मैसाळकर जी और समन्वयक तथा तंत्र स्नेही अध्यापक के रूप में आदरणीय बीबी पाटिल जी और राजेंद्र खंबे जी, इन सभी के सहयोग से और इन तीन संस्थाओं की प्रेरणा से हम आज आपके सामने अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए प्रस्तावना देखिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि छात्रों को प्रेरणा तथा मार्गदर्शन आपके द्वारा, अर्थात शिक्षक और अभिभावकों के द्वारा, और इसमें हम भी आपके साथ जुड़े हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन तथा वंचित छात्रों के लिए अध्ययन अध्यापन की विविध योजनाएं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आप भी आगे चलकर इस मार्ग को प्रशस्त बनाएंगे। हम संयोजकों ने केवल एक पगडंडी तैयार की है और आप आगे चलकर इस प्रशस्त महामार्ग के रूप में उसका जरूर प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि कम से कम समय में निर्धारित पाठ्यक्रम की तैयारी कैसे करेंगे। उसके लिए हमने घटक निहाय विविध मुद्दों का अभ्यास कैसे करवाना है, इसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। लिखित तथा मौखिक परीक्षा के लिए भी मार्गदर्शन करेंगे। वैसे तो लिखित और मौखिक परीक्षा का मार्गदर्शन आप करते ही आ रहे हैं, कर रहे हैं, इस पर विश्वास है। फिर भी हमारी ओर से कुछ बातें इसमें हम जोड़ रहे हैं। हमें क्या क्या करना है, तो कम से कम 3 कृति पत्रिकाएं हल करना है। इसका मतलब क्या है कि गत 2 परीक्षाओं की और एक जो आप तैयार करेंगे वह कृति पत्रिका छात्रों को आपको देनी है और छात्र भी सुलझाएंगे। कम से कम 3 कृति पत्रिकाओं का जांच कार्य भी करना है। अब हमें 100 दिन के लिए जो निर्धारित समय दिया गया है,
तो उसका नियोजन करते हुए अध्ययन तथा कृति पत्रिका का अभ्यास भी छात्रों से करवाना है। अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस, जो हम हर रोज करवा लेते हैं, हर विषय का करवा लेते हैं। स्वयं अध्ययन के लिए हमें प्रेरणा देनी है। कैसे देंगे हम? जैसे घटक की कुछ कृतियां छात्र भी तैयार करेंगे, उन्हें एक आध परिच्छेद दीजिए और वे अलग अलग कृतियां करेंगे, चाहे गद्य पद्य पूरक पठन कोई भी घटक हो, उस पर छात्र ऐसी विविध कृतियां तैयार करेंगे। तो हमें उसके लिए उनका मनोबल ही बढ़ाना है। आगे चलिए, इसके लिए हम विविध आकलन कृतियों का अभ्यास करेंगे। इसके बारे में अन्य जो सारे हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो आप तक इसके बारे में अपना अंदाज जो है वो प्रस्तुत करेंगे। हमें क्या क्या करना है? विविध आकलन कृतियां, शब्द संपदा का अभ्यास करना है, स्वमत अर्थात अभिव्यक्त कैसे होना है शब्दों द्वारा, क्योंकि गद्य आकलन में, गद्य प्रश्न में हमें स्वमत बहुत मायने रखता है और स्वमत तथा अभिव्यक्ति का उपयोग हमें रचना विभाग में ही करना है, रचना विभाग में भी करना है। व्याकरण घटक का अभ्यास, वैसे तो व्याकरण में सभी बच्चे अपने माहिर हैं, बस अभ्यास करवा लेना है, एक दिशा देनी है। उसके लिए भी हमारे जो साधन व्यक्ति है वो आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। रचना विभाग के भी विविध घटकों का अभ्यास हमें करवाना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसा हम सुनते हैं और हम उसका अनुभव करते हैं और विश्वास भी रखते हैं। अब सभी छात्र जो है हर रोज कुछ घटकों का अभ्यास कर अध्यापकों को दिखाएंगे, लेकिन यह यथासंभव जैसे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या अन्य किसी भी मार्ग से, वो मार्ग भी हम खोजेंगे। हाँ, हम सब मिलकर खोजेंगे। छात्रों के आपस में गुट चर्चा कराएंगे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा करेंगे या अगर स्कूल में अगर छात्र आ रहे हैं तो उनसे हम गुट चर्चा कराएंगे। प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों के साथ चर्चा भी होगी, छात्रों की, अभिभावकों की भी होगी। हाँ, परंतु एक बात हमें याद रखनी है कि यह सब करते हुए पाठ्य पुस्तक सर्वोपरि है। पाठ्य पुस्तक के अलावा कुछ है ही नहीं। आज तक हम पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्वाध्याय जो है उसके आधार पर कृति पत्रिकाओं का निर्माण होता है, उसी आधार पर परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। लेकिन उसके लिए अन्य अधिक ऐसे अनेक सहायक ऐसी सामग्री हमें मिलती है, जैसे दीक्षा ऐप का प्रयोग शिक्षक तथा शिक्षा प्रेमियों द्वारा ऐसी अनेक संस्थाएं हैं कि जो छात्रों के लिए तैयार आवश्यक तथा सहायक शिक्षा सामग्री प्रस्तुत करते हैं। उनका हम और आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए और छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम ऑडियो है, वीडियो है, पीडीएफ है या अन्य अनेक प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध है जो हमें सहायक है, तो उनका हम प्रयोग जरूर करेंगे। अब इसके साथ मुझे और आप सभी को विश्वास है, पूरे समाज का विश्वास है, देश का विश्वास है कि छात्र ही देश का उज्जवल भविष्य है और अध्यापक, अरे अध्यापक तो भविष्य निर्माता है, इसे कोई टाल नहीं सकता या इनकार इसे नहीं कर सकता। अध्यापक किसी भी रूप में हो, माता पिता हो, अन्य सारे गुरुजन हो और हम और आप जैसे शिक्षा प्रेमी लोग हो, तो वे अध्यापक के रूप में इन अपने उज्जवल भविष्य को प्रेरणा देने के लिए तैयार है। अब यह शिक्षा जो है आनंददायी होनी चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य है आनंददायी शिक्षा। इसके लिए तो हम सभी तैयार हैं। इसलिए तो कृति पत्रिकाओं में हम विविधता लाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे क्रिएटिविटी में बहुत ही माहिर हैं, वे कर सकते हैं। इसलिए हम ज्ञान रचनावाद का प्रयोग अपने हर अध्ययन अध्यापन की स्थिति में करते हैं। देख लीजिए, ये सारे मुद्दों की चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। आगे का मतलब केवल इन 2 घंटों में नहीं, 2 घंटे में ही नहीं तो आगे चलकर ऐसे अनेक विविध ग्रुप्स बनेंगे, शिक्षकों के ग्रुप्स बनेंगे
विभागानुसार ग्रुप बनेंगे और इसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। ये 3 संस्थाएं जो है वही मार्गदर्शन करेंगे, हम और आप केवल उनके लिए सहायता प्रस्तुत करेंगे। अब इस साल, केवल इस साल के लिए हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जो एक हमें सभी स्कूल को यह सूचना आ गई है कि हिंदी के लिए इस वर्ष जो है कम किया हुआ पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इस पर आपने गौर किया ही है, छात्रों को बताया है, फिर भी हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लक्ष्मी पाठ का नाम है, यानी गद्य पाठ पहली इकाई। इसमें कौन कौन से देखिए, पद्य पाठ भी है, गद्य पाठ भी है। तो लक्ष्मी एक कहानी, गोवा जैसे मैंने देखा यात्रा वर्णन, खुला आकाश पूरक पठन जो एक डायरी अंश है, कृषक गान एक गीत है दिनेश भारद्वाज जी का, श्रम साधना एक वैचारिक निबंध है, और अपनी गंध नहीं बेचूंगा यह गीत है। तो देख लीजिए ये 6 जो है इसे कम किया गया है, इन 6 पाठ्य पुस्तक के घटकों को कम किया है। लेकिन एक बात हमें और आपको याद रखनी है कि उपर्युक्त पाठों में आए भाषा बिंदु अर्थात व्याकरण और उपयोजित लेखन या पठित गद्यांश से संबंधित कृतियां मूल्यमापन में पूछ सकते हैं, क्योंकि व्याकरण और रचना विभाग जो है वह बहुत ही मायने रखता है छात्रों के क्रिएटिविटी के लिए भी और अपनी प्रगति के लिए भी, पूरे अंक पाने के लिए भी। वैसे हम और आप मिलकर 100 दिनों में छात्रों की तैयारी कराएंगे ही, जरूर करेंगे। और मेरा विश्वास है, गत 25 सालों से मैं इस कार्य के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के सारे अध्यापक जो है, चाहे किसी भी विषय के, लेकिन अपने छात्रों के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो चलिए अब 100 दिनों में हिंदी की तैयारी हम कैसे करें, इसके बारे में मैं माया कोथळकर मैडम जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो थोड़ी सी चर्चा इस पर करें। माया कोथळकर जी। जी धन्यवाद मैडम, आप सभी का स्वागत है। 100 दिवसात 10वी यह ऑनलाइन कार्यशाला प्रस्तुत है। तो 100 दिनों में हिंदी की पढ़ाई कैसे करनी है, इस बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगी रंजीत सिंह डिसले सर जी का। पूरे समूचे विश्व में उन्होंने बता दिया है कि हम भारतीय और उसमें भी महाराष्ट्रियन क्या नहीं कर सकते। फिर से एक बार यह साबित हुआ है कि भारत ही विश्वगुरु था, है और आगे भी रहेगा। अभिनंदन डिसले सर, और आप सभी अध्यापकों का भी अभिनंदन। देखते हैं 100 दिनों में हिंदी किस तरह से हम कर सकते हैं। 100 दिनों में लगभग 14 सप्ताह आते हैं। अगर हमें सप्ताह में 2 भी तासिकाएं मिल जाती हैं तो उपलब्ध तासिकाएं हमारी हो जाती हैं 28। तो इन 28 तासिकाओं का नियोजन हमें किस प्रकार करना है। प्रत्येक पाठ के लिए एक तासिका अगर हम ऐसा यहाँ पर सोचते हैं तो हमारे कुल पाठ है 16। तो हर एक पाठ के लिए हमारे पास 16 तासिका आ जाती हैं। व्याकरण के लिए 2 तासिकाएं पर्याप्त हैं, क्योंकि यह जो व्याकरण है तो यह हमने 8वीं और 9वीं में पूरी तरह से छात्रों को अवगत कराया है, और यही कारण है कि यहाँ पर हम व्याकरण की सिर्फ आवृत्ति ले रहे हैं। आगे है रचना विभाग। यहाँ पर 6 कृतियां हैं, इसके लिए हमने 6 तासिकाएं यहाँ पर ली हैं। हर एक विभाग के लिए एक एक तासिका का नियोजन यहाँ पर किया गया है। तो ये भी तक छात्र इससे पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं। इसके बाद मौखिकी की जो तैयारी करनी है, यह भी मौखिकी हमने 9वीं में उनसे करवा ली है, जिसके लिए हमने 2 तासिकाएं रखी हैं। मौखिकी के लिए उसी तरह से पाठ्यक्रम होगा कि 5-5 अंकों के 2 स्वाध्याय हैं, यह 10 अंकों के स्वाध्याय हो जाते हैं, और श्रवण तथा भाषण
5-5 अंकों के हैं। श्रवण में गद्यांश पर या तो 5 प्रश्न पूछिए या 5 वाक्य दीजिए या यहाँ पर 10 शब्द दीजिए या फिर कविता सुनाकर उस पर 5 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। भाषण के लिए पढ़ी हुई रचना के संदर्भ में स्वमत प्रकट करना है। दिए गए विषय पर विचार में प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें विषय पहले ही देने हैं। और तीसरा है पाठ्यपुस्तक के गद्य अथवा पद्य पाठ पर 8-10 वाक्य में उन्हें अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने हैं। इस तरह से मौखिक की परीक्षा की तैयारी हम करवा सकते हैं। और 2 तासिकाएं जो हैं वह आवृत्ति के लिए यहाँ पर रखी गई है, जिससे कि यहाँ जो 5 विभाग हैं उससे आवृत्ति हम करवा सकें। हमारा जो नियोजित पाठ्यक्रम है उसमें है गद्य 5, पद्य 6 और पूरक पठन 5। इस तरह से यहाँ पर 16 पाठों का नियोजन हम कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं कि इसी तरह का नियोजन आप सब करें, बल्कि यहाँ पर आपके विद्यार्थी, पाठशाला की परिस्थिति, वहाँ का स्थानिक वातावरण, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप अपना नियोजन कर सकते हैं। आप पर ही निर्भर है आप कितने कुशल हैं, कितनी कुशलता पूर्वक यहाँ पर आप 100 दिनों का नियोजन कर सकते हैं। यह आपकी अपनी बात है। तो इस तरह से 100 दिनों का नियोजन यहाँ हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम अभ्यास के लिए हर दिन एक-एक कृति देते हैं स्वाध्याय के स्वरूप में, तो देखिए किस तरह से हम यहाँ स्वाध्याय कृतियाँ छात्रों से, विद्यार्थियों से करवा सकते हैं। गद्यांश, पद्यांश और पूरक पठन यह मिलकर 16 पाठ हैं। अगर 3-3 भी हम स्वाध्याय देते हैं यहाँ पर तो 48 यहाँ पर हो जाते हैं। रचना विभाग की 6 कृतियां हैं, यहाँ पर इनके भी दें तो 18 हो जाते हैं। संपूर्ण व्याकरण पर 1-1 दें तो ये 3, और कृति पत्रिकाएं पूरी तरह से 3 कृति पत्रिकाएं। इस तरह से कुल मिलाकर 72 दिनों में यहाँ 72 स्वाध्याय हमारे हो जाते हैं और 28 तासिका तो हमें प्रत्यक्ष रूप से मिल ही जाएगी। हर रोज भी हम देते हैं स्वाध्याय, तो यहाँ पर सही मायने में यहाँ उनकी आवृत्ति हो जाएगी। लिखने की आदत सी जो कम सी हो गई है तो वह भी पूरी तरह से यहाँ पर उनकी हो सकती है। यह हमारी कुशलता है कि किस तरह से हम अपनी तासिकाओं का विभाजन करें या किस तरह से हम अपने छात्रों से मुखातिब हों। अब 100 दिनों में हमें हिंदी की तैयारी कैसे करनी है? भाई और बहनों, सबसे पहले तो हमें अपने प्रधानाचार्य से अनुरोध ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लिए तासिकाएं निर्धारित की गई हैं। अगर हम अपने प्रधानाचार्य से अनुरोध करते हैं कि समय सारिणी में हमारी ही भाषा विषयों के लिए अगर नियोजन किया जाए तो हम भी प्रत्यक्ष रूप से छात्रों से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अपना हमारा चातुर्य है कि किस तरह से हम प्रधानाचार्य से अपने विषय के लिए तासिका मंगवा लें। सप्ताह में अगर लगभग हमें 2 भी तासिकाएं प्राप्त हो सकती हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हम पूरा पाठ्यक्रम सही ढंग से कर सकते हैं। आगे है घटक न्याय मार्गदर्शन। अगर 2 तासिकाएं भी उपलब्ध होती हैं तो इन 5 घटकों को लेकर हम विभिन्न तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं, जैसे गद्य विभाग है, पद्य विभाग है, व्याकरण है और रचना विभाग है। इस तरह से यहाँ मार्गदर्शन हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम कृति पत्रिका के प्रारूप के अनुसार स्वाध्यायों का अभ्यास छात्रों से करवा ले सकते हैं। स्वयं अध्ययन की प्रेरणा देना यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर है, क्योंकि यह परिस्थिति ऐसी है कि पूरे साल भर हमारे साथ बच्चे रहते हैं, लेकिन अब हमने सिर्फ लगभग 100 दिनों की बात की है, इसलिए स्वयं अध्ययन यहाँ पर महत्वपूर्ण आ जाता है। तो इसकी प्रेरणा देना, इसके लिए बढ़ावा देना
यह हमारा कर्तव्य बन जाता है। आगे है अभ्यास के लिए रचना विभाग तथा स्वमत के लिए विषय देना। अगर हम स्वयं सूची बनवा लेते हैं स्वमत के विषयों की और रचना विभाग की कृतियों की, तो यहाँ पर आसानी से हम छात्रों तक वह पहुंचा सकते हैं। अगर ये सूची भी हम पहुंचा दे सकते हैं तो वहां पर छात्र स्वयं अध्ययन से रचना विभाग और स्वमत की तैयारी कर पाएंगे। जब भी उसे आशंकाएं हैं तो वह आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है और वहां समाधान वह ले लेगा। आगे है प्रश्न मंजूषा का निर्माण करना तथा जांच के लिए उत्तर सूची तैयार करवाना। प्रश्न मंजूषा इसलिए कि यहाँ पर सभी विभागों पर प्रश्न आ सकते हैं और एक साथ हम छात्रों को दे सकते हैं। दूसरी बात है कि जांच सूची बनाना, नमूना उत्तर पत्रिका जिसे हम कहते हैं। तो आगे के मध्य में इसका महत्व आ जाता है कि जब भी हम जांच कार्य करेंगे तो कुछ कार्य शिक्षकों के द्वारा होगा और कुछ कार्य जो है तो विद्यार्थियों की सहायता से होगा। इसीलिए उत्तर सूची बनाना यहाँ पर महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी अपना स्वयं का भी मूल्यमापन कर सकता है और मूल्यांकन करते हुए वह अपने साथियों का भी मूल्यांकन कर सकता है। आगे की संभावना पर भी हमें ध्यान रखना है और वह यह है कि अगर प्रत्यक्ष रूप में हमें तासिकाएं न मिली तो ऑनलाइन और ऑफलाइन की योजना हमें जरूर बनानी पड़ेगी। और इस तरह से हमें 2 विभागों में यहाँ अपने अभ्यास का, अपने पाठ्यक्रम की योजना बनानी है कि जो ऑनलाइन में उपस्थित है विद्यार्थी और जो कभी नहीं मिल पाए, कभी आ नहीं सके ऑफलाइन है, उनके लिए भी मौखिकी की दृष्टि से भी हमें तैयारी करवानी है। हिंदी यह केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन यापन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम देख रहे हैं कि विश्व में हिंदी का बोलबाला रहा है और भारत में तो हर जगह हिंदी बोली जाती है। अगर राज्य बदलकर अगर यहाँ विद्यार्थी और राज्य में भी अपने जीवन यापन के लिए जाता है तो उसके लिए रोजगार यहाँ पर पर्याप्त हो सकता है। हिंदी रोजगार की भाषा बन चुकी है और यही कारण है कि सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना यह हमारा उद्देश्य नहीं, तो आगे चलकर उसे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भी हिंदी की सहायता हो, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। तो मुझे आशा है कि यहाँ पर जैसे परिस्थिति होगी उस तरह से आप अपना इन 100 दिनों का कार्य निश्चित रूप से करवाएंगे। इसी आशा के साथ आगे के लिए हम जा रहे हैं। विभाग 1 गद्य विभाग और पूरक पठन विभाग 3 प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शैला ललवानी। धन्यवाद। ललवन मैम। धन्यवाद माया जी। आप सब सुधीजनों को मेरा नमस्कार। कोविड-19 की महामारी एक आपत्ति, पर इस आपत्ति को अवसर में बदलने के लिए हम सब शिक्षक कटिबद्ध हुए हैं। राह में चट्टानों के आने से नदी रुकती है कभी? नहीं ना, फिर ये तो ज्ञान गंगा है। और मुझे पता है, नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हर शिक्षक अपनी स्थानीय स्थिति अनुसार अपना नियोजन बनाकर प्राप्त साधनों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। अपने ये प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं, इस बात की पुष्टि अगर अन्य सह अध्यापकों द्वारा हो जाए तो उत्साह दुगुना हो जाता है ना? तो चलो आज आप और हम मिलकर अपना किया हुआ नियोजन एक बार जांचें,
टटोले और आवश्यकता अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन कर कम समय में पाठ्यक्रम पूरा करें और अपने छात्रों को परीक्षा की दृष्टि से सक्षम बनाएं। मैं अपने गद्य विभाग और पूरक पठन के संदर्भ में बात करूंगी। हम सबको ज्ञात है कि पाठ्यक्रम के कुल 8 पाठों में से हमें इस वर्ष 5 पाठों की ही तैयारी करनी है। पहले इकाई से 2 पाठ घनश्याम अग्रवाल जी द्वारा लिखित वह रे हमदर्द एक हास्य व्यंग्य निबंध है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी है। तो दूसरी इकाई से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति सुनील शास्त्री द्वारा लिखित हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के संदर्भ में संस्मरण है। काका कालेलकर का लिखा हुआ पत्र है महिलाश्रम, और जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं विश्वनाथ प्रसाद जी द्वारा लिया गया अमृतलाल नागर जी का साक्षात्कार है। गद्य विभाग के इन पाठों की तैयारी कम से कम समय में कैसे करें, इसके मेरी दृष्टि से एक 5 सोपान मैंने तैयार किया है। पहला है पाठ का सारांश, दूसरा है कठिन शब्दों के अर्थ, तीसरा है कृति पत्रिका के प्रारूप अनुसार गद्यांश पर कृतियां तैयार करना, चौथा है अन्य अधिक गद्यांश देकर छात्रों द्वारा कृतियों का निर्माण करवाना तथा हल करवाना, और अंतिम है छात्रों से अभ्यास करवाना। चलो एक एक करके क्रमशः इसे हम देखते हैं। पहला सोपान है पाठ का सारांश करवाना, बताना। प्रश्न ये उठ सकता है कि पाठ का सारांश क्यों? कृति पत्रिका में सारांश पर आधारित प्रत्यक्ष तो कोई कृति होती नहीं है, कृतियां तो गद्यांश पर आधारित होती है। पर हम सब जानते हैं कि हमारे पास समय कम है, पूरा पाठ पढ़कर समझाने के लिए शायद पर्याप्त तासिकाएं हमें नहीं मिल सकती। अतः छात्रों की सुविधा के लिए अगर हम थोड़े में उन्हें सारांश बता दें तो उन्हें समझने में आसानी होगी। पाठ का सारांश बताने से पहले पूर्व सूचना देकर विद्यार्थियों को पाठ पढ़ने के लिए हम कहेंगे, जिससे विद्यार्थियों का वाचन कौशल बढ़ेगा। पाठ के सारांश के माध्यम से पाठ का कथ्य, रचनाकार का उद्देश्य, संदेश आदि थोड़े में स्पष्ट करेंगे। यहाँ स्पष्ट है अपनी स्थानीय स्थिति अनुरूप तासिकाएं मिलने या न मिलने पर विविध साधनों का उपयोग कर या लिखित या पीडीएफ रूप में हम छात्रों तक पहुंचाएंगे। मौका मिला तो उन्हें भी सारांश बताने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ मैंने पाठ्यक्रम के पहले ही पाठ का जानबूझकर चयन किया है। मानो 100 दिनों की शुरुआत अभी से होगी, पहले पाठ से ही हमें करनी पड़ेगी, और यह सोचकर मैंने वह रे हमदर्द इस पाठ का चयन किया है। वह रे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जी द्वारा लिखित एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। समाज में व्याप्त पाखंड, विसंगतियां, दिखावे की वृत्ति आदि को हल्के फुल्के ढंग से उजागर कर पाठकों को एक स्वस्थ दृष्टि देना हास्य व्यंग्यात्मक निबंध की विशेषता है। औपचारिकता दिखावे के तौर पर मरीज से मिलने जाना एक प्रचलन है, और यह प्रचलन निभाने वाले कुछ लोग जो है मरीजों के लिए किस प्रकार की परेशानियां निर्माण कर देते हैं, इस बात पर इस पाठ में व्यंग्य किया हुआ है। इसमें लेखक स्वयं के कुछ अनुभव यहाँ पर व्यक्त करते हैं। होता यह है कि लेखक की साइकिल एक कार से टकराती है और लेखक दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, और आंख खुलने पर मैं कहाँ हूं, जो फिल्मी सिचुएशन जैसी है, उसके उत्तर स्वरूप अपने आप को एक सार्वजनिक अस्पताल में पाते हैं। सार्वजनिक अस्पताल की कल्पना से वे जब वो सुनते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल में है, तो ये सार्वजनिक अस्पताल, इस कल्पना से वे उनकी रूह कांप उठती है, भयभीत हो उठते हैं। लेकिन
उससे भी अधिक चिंतित होते हैं मिलने आने वाले हमदर्दों की कल्पना से। लेखक आगे अपने अनुभव बताते हैं, जिसमें पहला है कि औपचारिकता निभाने हेतु आए हुए उनके ऑफिस के बड़े बाबू, जो सोए हुए लेखक को हिलाकर, इतना ही नहीं तो उनकी टूटी टांग दबाकर जगाते हैं, जिससे लेखक की वेदनाएं बहुत बढ़ती है। तो दूसरा अनुभव है मोहल्ले की सोनाबाई का, जो अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर अस्पताल में आती है मानो चिड़ियाघर में आई हो, और ये बच्चे ऐसा उधम मचाते हैं कि लेखक उनकी शरारतों से परेशान होते जाते हैं। दूर गांव से आने वाला एक अनजान रिश्तेदार का प्रसंग तो दिखावे की वृत्ति की चरम सीमा है। लेखक के गले लिपट कर रोने वाला ये रिश्तेदार उनका नहीं तो बगल के कमरे में दाखिल जो मरीज है उसका कोई और एक व्यक्ति है। लेखक जिनकी सूरत तक नहीं देखना चाहते, ऐसे कवि लवकानंद अपनी बेतुकी कविताओं से ऐसे परेशान करते हैं कि लेखक कहते हैं, हे भगवान, मेरी दूसरी टांग तोड़नी हो तो ऐसी जगह तोड़ना जहां कोई परिचित ना हो। इस प्रकार मरीज का आराम हराम कर देते हैं यह औपचारिक हमदर्द। इस पाठ द्वारा संदेश ये मिलता है कि अगर मिलने आने वाले हमदर्द अस्पताल की सूचनाएं और समय की पाबंदी का पालन करेंगे तो वो सच्ची हमदर्दी होगी। ये हमदर्द अगर अपना समय मरीज की आवश्यकता अनुसार उन्हें दे, मतलब जैसे हम जानते हैं कि मरीज के लिए छोटे मोटे काम करने हो, उसके पास बैठना हो, कुछ चीजें लाकर देनी हो, घर वालों को राहत देने के लिए थोड़ी देर बैठना हो, तो इस प्रकार से अगर करे तो वो सच्ची हमदर्दी हो सकती है। इस प्रकार मैंने थोड़े में पूरे पाठ का सारांश बता दिया है, वैसे आप भी बता सकते हो हर पाठ का। और इस प्रकार सारांश समझने पर छात्रों को पाठ आकलन में आसानी होगी। अब सारांश के बाद दूसरा क्रम आता है कठिन शब्दों के अर्थों का। जैसे मैंने पहले ही सूचित किया है कि पहले ही अगर हम छात्रों को बता दें कठिन शब्दों की सूची वो तैयार करें, अगर उन्होंने की है तो वो जो चाहते हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ हम दे सकते हैं। अन्यथा क्योंकि हम जानते हैं कि कहकर भी सारी बातें छात्र हमारे पूरे करेंगे ऐसे नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से कुछ ऐसे कठिन शब्दों की सूची बनानी होगी, क्योंकि हम अपने छात्रों को जानते हैं, उनका स्तर जानते हैं और उन्हें क्या कठिनाइयां हो सकती है ये जानते हैं। इसलिए कठिन शब्दों के अर्थों की सूची हम बनाएंगे और उन्हें दे देंगे। अब तीसरी बात आती है पाठ की परीक्षा की दृष्टि से तैयारी, जो सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं, अर्थात कृति पत्रिका के प्रारूप अनुसार कृतियों का निर्माण करना। गद्यांश चयन के सारे निकषों का आधार ग्रहण कर पाठ से एक गद्यांश हम चयन करेंगे और उस पर कृति पत्रिका के प्रारूप के अनुसार कृतियां तैयार करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि कृति पत्रिका में गद्यांश पर आधारित 8 अंकों की कृतियां होती है, जिसमें आकलन की 2 कृतियां अर्थात 2-2 अंकों की होती है, शब्द संपदा की एक कृति होती है 2 अंक की, और एक स्वमत अभिव्यक्ति की होती है 2 अंक। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ जानबूझकर सूचित कर रही हूँ कि ये कृतियां बनाते समय कुछ सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है कि कृतियों की सूचनाएं स्पष्ट हो। अगर कृति का उत्तर हम 1 या 2 शब्दों में चाहते हैं तो वहां पर उस घटक के लिए आधा अंक हम नियुक्त करेंगे, और पूरे वाक्य में अगर हम उत्तर चाहते हैं, अपेक्षित रखते हैं, तो उसके लिए 1 अंक की योजना बनानी पड़ेगी। और इस प्रकार 4 घटक 2 अंक या 2 घटक 2 अंक इसका निर्वाह हम कर सकते हैं। दूसरा है शब्द संपदा की कृति। शब्द संपदा की कृति देते समय हमें यह ख्याल रखना पड़ता है कि जो कृति हम देंगे उसके शब्द हमारे गद्यांश में प्रयुक्त होने चाहिए, उसके आधार पर ही हम देंगे। और चौथी है स्वमत की कृति, जो गद्यांश तथा जीवन को जोड़ने वाले विषयों से संबंधित हो।
चलो इन निकषों के आधार पर हम इसी पाठ से एक गद्यांश चुनते हैं और उस पर आधारित कुछ कृतियां देखते हैं। ये पाठ से चुना हुआ जो चयन किया हुआ जो गद्यांश है आपके सामने प्रस्तुत है। गद्यांश पाठ क्रमांक 3 बाहर है हमदर्द, और उसमें शुरू हो जाता है अस्पताल वैसे ही एक और खत्म होता है मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। यहाँ जानबूझकर मैंने गद्यांश पूरा नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमारे सामने पुस्तकें हैं, या फिर हम 2-3 साल से अगर ये पढ़ा रहे हैं तो हमें वो पूरी तरह से मालूम भी है। उसमें पहला प्रश्न, पहली कृति पूछी गई है, लेखक के अनुसार घटना और यहाँ पर घटना और दुर्घटना जो है वो हमें चाहिए और वो पूरे वाक्य में चाहिए, इसलिए 2 घटक होते हुए भी इसके लिए 2 अंक रखे गए। सर आगे लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर उत्तर जो है हमें दिखाई देंगे, लाल अक्षरों में मैंने उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। घटना है लेखक की टांग टूटना और दुर्घटना है सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। दूसरी कृति है, नेक्स्ट प्लीज, परिणाम लिखिए। मिलने जुलने वाले अधिक संख्या में आने का क्या परिणाम हो सकता है, वो आगे आ जाता है, लाल अक्षरों में आ जाएगा कि लेखक जो है, मरीज जो है उनका आराम हराम हो जाता है, मरीज का आराम हराम हो जाता है। और दूसरा है मिलने वालों का ख्याल आने का, तो लेखक को लगा कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई, इस प्रकार से। तीसरी कृति है शब्द संपदा की। निम्नलिखित शब्दों का तालिका में दी गई सूचना के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। 4 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं और वो कृदंत और तद्धित इस रूप में उनका वर्गीकरण हमें करना है। उत्तर के लिए भी कृदंत है मिलन और तद्धित शब्द जो है वो यहाँ पर 3 है। तो इस प्रकार से 2-2 ही हो गए, ऐसी बात नहीं है, 3-1 भी हो सकते हैं, कभी कभी 1 भी नहीं हो सकता, लेकिन विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए। अब चौथा विषय जो है, चौथी कृति जो है वो है अभिव्यक्ति की। मरीज से मिलने जाना एक औपचारिकता विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। देखिए ये जो कृतियां हैं ये मैंने नमूने के तौर पर बताई हैं। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोगों ने प्राश्निक के रूप में कार्य किया हुआ है, आप अनुभवी हो, इससे भी बेहतर और अच्छी कृतियां बना सकते हो और बनाकर दोगे भी। यहाँ भी मैं 1-2 सूचित कर सकती हूँ कि जैसे सही गलत पहचानिए, गलत विधान सही करके लिखिए, विशेषता बताइए, वगैरह वगैरह जैसे। अब ये कृतियां जो हल करनी है उसके पूर्व विद्यार्थियों को कुछ बातों का मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। छात्रों को जरूर बताएं कि हल करने से पहले प्रश्न कृतियों का आकलन ठीक से होना आवश्यक है। अतः सूचना जो है, दी हुई सूचना जो है वो ठीक से पढ़े, समझे और बाद में ही उत्तर लिखे। कृतियों के उत्तर आवश्यकता अनुसार आकृतियों में ही लिखना जरूरी है। आकृतियां पेन से ही निकाले। अब स्वमत अभिव्यक्ति के लिए भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है या विद्यार्थियों को खास मार्गदर्शन देना पड़ता है। दिए विषय को ठीक से समझकर विषयानुरूप अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। प्रभावी तथा प्रभावी भाषा में लेखन अपेक्षित है। यहाँ पर अभिव्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी पक्ष में हो सकती है, पर वो तर्काधिष्ठित रूप में हो, अर्थात सकारण हो, ये जरूरी है और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतः हर पाठ पर 3-4 स्वमत के विषय हम देकर छात्रों से यह अभ्यास करवा सकते हैं। यहाँ पर नमूने के तौर पर मैंने और 2-3 विषय दिए हैं इसी गद्यांश से संबंधित। मरीज से मिलने जाना चाहिए या नहीं, सकारण 25 से 30 शब्दों में अपना मत लिखिए। मरीज से मिलते वक्त समय की पाबंदी विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अस्पताल के नियमों का पालन आवश्यक विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपना मत लिखिए, इस प्रकार।
और शब्द संपदा के लिए हम लोग स्वाध्याय और सूचियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला सोपान है छात्रों द्वारा कृतियों का निर्माण तथा हल करवाना। पाठ से और 2-3 गद्यांश हम चयन करेंगे, छात्रों को देंगे और उन्हें कृतियां तैयार करने के लिए प्रेरित करेंगे। जब वे बनाएंगे, लिखेंगे, तो वे कृतियां जांच कर हम उन्हें मार्गदर्शन करेंगे। उनकी अच्छी कृतियों का चयन कर अन्य विद्यार्थियों में उसे साझा करेंगे, जिससे उन्हें अच्छी कृतियां बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, अभ्यास होगा, पाठ्यक्रम पूरा करने में हमें गति मिलेगी। अब हम आ जाते हैं पूरक पठन की। थोड़ा सा बीच में मैं कहना, पूरक पठन से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। कृति पत्रिका में हमें गद्य विभाग जो है वो 20 अंकों के लिए तैयार करना है। तो जो पठित गद्यांश है उन पर 8-8 अंक के 2 गद्यांश होंगे और एक जो है वो अपठित होगा 4 अंकों के लिए। वहां पर भी एक जो है आकलन की कृति होगी और दूसरी जो है स्वमत अभिव्यक्ति की कृति होगी। अब अपठित के लिए हमें करना ये होगा कि एक 8-10 गद्यांश जो है उनका चयन कर विद्यार्थियों को लिखित रूप में उन तक पहुंचाए और उन पर कृतियां देकर उनसे कुछ अभ्यास करवाएं। लेकिन यहाँ फिर एक बार मैं कहूंगी कि सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जिन पाठ्यांशों का गद्यांशों का हम चयन करते हैं वो करते समय वो गद्यांश जो है वो प्रमाणित पुस्तक से लिए हुए हो, उन पर किसी प्रकार का आक्षेप न आए, मतलब धर्म जाति वगैरह जो बातें उठती है और उस पर जो आलोचनाएं होती है, इस प्रकार से कोई काम न हो, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका ख्याल हम रखेंगे। इस प्रकार गद्य विभाग 8 अंकों का पहला गद्यांश, 8 अंकों का दूसरा पठित गद्यांश और 4 अंकों का अपठित गद्यांश, इस पर 20 अंकों की तैयारी हम पूरी कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं पूरक पठन की ओर। पूरक पठन जो 8 अंकों के लिए हमें करना है। नेक्स्ट प्लीज। पूरक पठन के लिए कुल 6 कृतियां हैं, उसमें से इस वर्ष हमें केवल 5 का अध्ययन करना है। उसमें 3 गद्य है और 2 जो है वो पद्य है। तो पहले हम गद्य के बारे में सोचते हैं। पहले इकाई से है ठेस, पनीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी। दूसरी इकाई से 2 लघु कथाएं, नरेंद्र छाबड़ा द्वारा लिखित एक लघु कथा है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक वर्णनात्मक कहानी है। इनका अध्ययन अध्यापन भी हम गद्य विभाग की तरह ही करेंगे, जैसे कि पहले पाठ का सारांश बताना, कभी हम बताएंगे, कभी छात्रों को प्रेरित करेंगे बताने के लिए, कठिन शब्दों के अर्थ देंगे, कृति पत्रिका के प्रारूप अनुसार एक गद्यांश का निर्माण करके उस पर कुछ कृतियां देंगे और फिर उनसे हल करवाएंगे और उनसे स्वमत के लिए कुछ विषय देकर उन्हें लिखने की जो है वो अभ्यास देंगे। अब इसमें से पहला जो है वो हम देख लेते हैं, गद्य पाठ 2 लघु कथाएं से जो हमने चुना है उसको। नेक्स्ट प्लीज सर। यहाँ पर मैंने जानबूझकर फिर से सारांश वगैरह नहीं बताया है, समय अभाव है, इसलिए केवल एक गद्यांश चुनकर उस पर कृतियां किस प्रकार से हो सकती है ये बताया है। हम जानते हैं कि पूरक पठन में हमें 4 अंकों के लिए एक गद्यांश करना है, इसलिए 2 अंक जो है वो एक आकलन कृति के लिए है और 2 अंक जो है वो स्वमत अभिव्यक्ति के लिए है। तो जो 2 लघु कथाएं कहानी हमने चुनी है उसमें से कंगाल नाम की एक छोटी सी कहानी है, उसका ये अंश लिया गया है। अगले सप्ताह ही तुम 3 ले लो और कृति पूर्ण कीजिए, ये 2 अंकों के लिए दिया है। पर्वतीय स्थल पर सुकून देने वाले घटक जो है वो 4 पूछे हैं हमने और उसके चारों के उत्तर यहाँ पर लाल रंग में आप लोग देख सकते हो। इसके लिए अभिव्यक्ति का विषय है पर्यटन करता मन को प्रसन्न, विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। नेक्स्ट सर। अब पद्य पूरक पठन से पद्य जो है उसके बारे में, इसमें 2 कविताएं हैं। पहली है मन, विकास परिहार द्वारा लिखित हाइकू। हम इस धरती की संतति है, उमाकांत मालवीय जी द्वारा लिखित कव्वाली है। यहाँ पर मैंने पहला जो
मन हाइकू है उससे एक पद्यांश चुना है, जिसमें रंग बिरंगे लेकर आई बहार पद्यांश के आधार पर सहसंबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य तैयार कीजिए। इस प्रकार की कृति मैंने आकलन कृति यहाँ जानबूझकर दी है। थोड़ा सा मैं यहाँ बताऊंगी कि छात्रों को जो सूचना ठीक ढंग से पढ़िए वाली जो बात हम बताते हैं यहाँ पर वो लागू होती है। देखिए पद्य सहसंबंध जोड़कर वाक्य तैयार करना, तो छात्र कोई भी वाक्य कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पद्यांश के आधार पर सहसंबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य तैयार कीजिए। क्योंकि देखिए रंग बिरंगे जो है वो फूल भी है, अलग वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अंक नहीं मिलेंगे। पद्यांश के आधार पर उत्तर होगा रंग बिरंगे रंग लेकर फागुन आया। और दूसरा है आंखें, यह आसान है, आंखों के द्वार से भीतरी कुंठा बाहर आई। इस प्रकार पद्यांश की जो कृतियां हैं, पद्यांश की जो कृतियां हैं वो पूरी हो जाती है। यहाँ सकारात्मकता देती सफलता विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार प्रकट कीजिए। इस प्रकार का विषय अभिव्यक्ति के लिए 2 अंकों के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि इस प्रकार अभिव्यक्ति के और विषय भी दिए जा सकते हैं। मुसीबत को मौका बनाना चाहिए, विरोधी स्थितियों से व्यक्तित्व निखरता है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़े समय में अपना काम पूरा कैसे करना है, हर पाठ की तैयारी कैसे करनी है, ये हम लोगों ने अब पद्य विभाग यहाँ खत्म हो गया है। मैं अब आप सभी सुधीजनों को आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मैडम, आ रही है। पद्य विभाग, पद्य विभाग की बात हो गई है मैडम, पद्यांश की बात हो गई है यहाँ पर। तो आप लोगों ने मेरी इस अल्पमति से जो मैंने बातें आपके सामने रखी है, आप सब ने महानुभावों ने जो ये सुन लिया, सुनने मुझे मौका दिया, इसलिए आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आयोजकों ने मुझ पर जो विश्वास बताया और मुझे जो मौका दिया, उनके लिए उनके प्रति भी मैं अपने आभार व्यक्त करती हूँ। और अब पद्य विभाग के लिए छाया पाटिल मैडम जी को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मैडम जी, आपने गद्य विभाग तथा पूरक पठन विभाग पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जो सभी अध्यापकों के हैं। बस हम उसका प्रतिनिधित्व आज के लिए कर रहे हैं, आगे चलकर वही करेंगे। तो अब हम आते हैं कृति पत्रिका के अनुसार पद्य विभाग 12 अंकों का है। और मैंने प्रस्तावना में ही कहा है कि पुस्तक सर्वोपरि है, इसके लिए हमारी लोक भारती जो द्वितीय भाषा के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, उस पर हमें गौर करना है। अब पहले मैं महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बोर्ड तथा बाल भारती की सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का अध्ययन अध्यापन अपेक्षित है। जो कम किए गए हैं वो तो हमने प्रस्तावना में बताए हैं। अब हमें किस बात पर गौर करना है, किन कविताओं पर गौर करना है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। परंतु और भी एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो पाठ कविताएं इस वर्ष की परीक्षाओं के लिए नहीं है, तो उन पाठ और कविताओं के स्वाध्याय के अंतर्गत पूछे गए व्याकरण तथा रचना विभाग के प्रश्नों का समावेश परीक्षा में होगा। इस पर गौर कीजिए, स्वाध्याय को वहां पर महत्वपूर्ण। अब हम आते हैं कि हमें किन कविताओं का अध्ययन और अध्यापन करना है, छात्रों द्वारा कैसे तैयारी करवानी है। तो पहली इकाई की 3 कविताएं हैं और दूसरी इकाई की 3 कविताएं हैं। कविता भारत परिमा जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही सुंदर रचना है। दूसरी रचना गिरिधर नागर मीराबाई का पद है, जो मध्ययुगीन काव्य है। तीसरी रचना गजल माणिक वर्मा जी की है, गजल विधा है। गजल तो सबको प्रिय है। अब
दूसरी इकाई की कविता है बरस ही जल, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, महाकाव्य का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रचना जो महाकाव्य के रूप में भारत में ही नहीं सभी जगत में प्रसिद्ध है। तो ऐसी ही एक महाकाव्य का एक अंश छोटा सा यहाँ पर छात्रों के परिचय के लिए लिया गया है। अगली कविता है छापा, ओम प्रकाश आदित्य जी की, जो हास्य व्यंग्य कविता है। और छठी कविता है समता की ओर, मुकुटधर पांडे जी की यह नई कविता हमें कुछ प्रेरणा देती है, संदेश देती है। अर्थात हर कविता, हर पाठ हमें कुछ न कुछ संदेश देता है। तो चलिए अब हम कैसे उसका अध्यापन करेंगे इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। छात्रों को यह सूचना अवश्य दे कि कविताओं के स्वाध्याय के अंतर्गत दिए गए पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए और निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में हैं, छात्रों की विविध प्रकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन परीक्षा के लिए नहीं है, छात्रों की तैयारी के लिए है। तो चलिए आगे। अब हमने यह योजना बनाई पूरी टीम ने कि कम समय में हम छात्रों तक कैसी अपनी योजनाएं पहुंचाएं, कैसे कविता के संदर्भ में बातें पहुंचाएं। तो मैंने यहाँ उदाहरण के लिए भारत महिमा जयशंकर प्रसाद जी की कविता के बारे में कुछ हाइलाइट्स दिए हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, आप इससे भी बढ़िया और इससे भी प्रभावी ढंग से अपने छात्रों को मुद्दे दे सकते हैं ताकि वे कविता का पूरी तरह से आकलन कर सके और जो भी पद्यांश आए उस पर जो भी कृतियां होगी उसका वे उससे सुलझा सकेंगे, सरल अर्थ लिख सकेंगे। तो इस पर देख लीजिए चर्चा। जैसे भारत महिमा यह देशभक्ति परक कविता है, भाव तथा ओजसे ओतप्रोत है। इसकी विशेषता है संस्कृत गर्भित शब्दावली, गौरवशाली अतीत का यहाँ पर वर्णन किया है। कविता की खासियत है अर्थात प्रसाद जी छायावादी कवि होने के कारण लयात्मकता, संगीतात्मकता की विशेषता है ही। और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर भावार्थ की गहराई से हम जुड़ते हैं। हम छात्रों से भी कहे कि इसमें भावार्थ कितना गहरा है, ये हम जब कविता का पठन और पाठन करेंगे। और दूसरी बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि कविता अगर संगीत और लय के साथ छात्रों के सामने प्रस्तुत की जाए ना तो वह बहुत प्रभावी लगती है। हम जब भी पढ़ाते हैं तो वो संगीत और लय के साथ उसका उच्चारण और जो कुछ पठन पाठन है तो वह जो उसी ढंग से हमें उसकी प्रस्तुति करनी है। अगली कविता है गिरिधर नागर, मीराबाई का यह पद वहां पर 3 छोटे छोटे पद वहां पर दिए गए हैं। ये भक्ति काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। बताइए आप, मीराबाई के पद आप नहीं गा सकते तो ऑडियो वीडियो द्वारा भी हम सुन सकते हैं ना। तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। श्री कृष्ण को पति मानना मीराबाई की खासियत है और वो स्वयं को दासी मानती है। राजस्थानी भाषा का प्रभाव सहज ही है। लोक भाषा का प्रयोग उनके लिए मायने रखता है क्योंकि वो वहीं की है। अपने परिवेश का प्रभाव हम पर पड़ता ही है। जैसे हम महाराष्ट्र के हैं तो हमें हमारी जो हिंदी में हम बातचीत कर रहे हैं उस पर मराठी भाषा का प्रभाव कहीं ना कहीं होगा ना। हम क्योंकि हमारा जीवन यापन ही महाराष्ट्र में मराठी के साथ चल रहा है तो अपने इर्द गिर्द की भाषा का प्रभाव अन्य भाषाओं पर भी होता ही है और वह सहज ही है। इसे मानना, उसमें सुधार तो हम जरूर करेंगे, फिर भी उसका प्रभाव होता है, यह मानकर हम आगे चलेंगे। इसके मीराबाई के पदों में हमें विविध भाषा विविध बोलियों का प्रभाव, विविध भाषा और विविध बोलियों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। मीराबाई की खासियत है जो इन पदों में दिखाई देती है। मीराबाई की पदावली हम बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं।
विविध गायक गायिकाओं की आवाज में हम ऐसे हिंदी के जो सारे मान्यवर कविगण हैं उनके बारे में हम ऑडियो वीडियो रेडियो द्वारा भी हम सुनते आ रहे हैं। मीराबाई की विशेषता है कि अपने आराध्य पर असीम विश्वास कि वह हर संकट से हमें पार कराएगा। ईश्वर पर विश्वास, श्री कृष्ण पर विश्वास, श्री कृष्ण ही सर्वस्व और श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वस्व और सारा जगत व्यर्थ है, सारा जगत यानी मोह माया का आवरण है, ऐसा मीराबाई मानती थी। ये सभी भक्तजन, सभी भक्तगण, भक्त कवि, संत कवि यही मानते हैं कि भक्ति ही सर्वस्व है और सारा जगत व्यर्थ है। एक पद में तो होली के रंग में सराबोर होने की मन की भावना का अवर्णनीय ऐसा उदाहरण जो मन को छू लेता है। तो अब आपने तो ये सारी कविताएं पढ़ाई है छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार से, उसके लिए किया है। चलिए आगे। अब तीसरी कविता आते हैं, गजल माणिक वर्मा। गजल काव्य की सुंदर विधा, मन के भावों को कोमल वाणी द्वारा प्रकट करना, नित्य निरंतर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना, बाह्य सुंदरता की अपेक्षा मन की अर्थात विचारों की सुंदरता को स्थान देना, मानवता धर्म निभाना, जीवन में कभी निराश मत होना और सभी में ईश्वरत्व होने का एहसास रखना। ईश्वरत्व अर्थात क्या है कि सभी में होने वाली सकारात्मक भावना जो हमें जीने का बल देती है। तो देखिए अगली कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। अब दूसरी इकाई में गोस्वामी तुलसीदास की छोटी सी रचना के अंश, हमने महाकाव्य के अंश को यहाँ पर लिया है। रामचरितमानस के रचयिता है, महाकवि का यह महान काव्य है, विविध भाव प्रसंगों से भरा राम काव्य है। यह चौपाई और दोहा छंद का सुंदर प्रयोग किया है। अनेक घर मंदिरों में इसका गायन होता है। वर्षा ऋतु का वर्णन अत्यंत प्रभावी है, सूक्ष्म तथा प्रभावी चित्रण है। व्याकुल मन का परंतु संयत चित्रण है और मानवीय स्वभाव का सूक्ष्म चित्रण यहाँ पर अंकित है। तो देखिए अब आगे अगली कविता, छापा, ओम प्रकाश आदित्य जी की हास्य व्यंग्य कविता है। हास्य बहुत सभी लोगों को अच्छा लगता है, मन की प्रवृत्तियां खुलती है, लेकिन उसके साथ जब व्यंग्य आता है तो वो हम कसता है। व्यंग्य यह विधा है। छापा में छापा पड़ा है कवि के घर पर, तो अब देख लीजिए छापा पड़ना वैसे तो अपमानजनक है। हास्य व्यंग्य के रूप में प्रस्तुति करना कवि की विशेषता है। व्यंग्य की यह विशेषता होती है कि गंभीर बात को व्यंग्य द्वारा स्पष्ट करने की उत्तम कला यहाँ पर हमें दिखाई देती है। व्यंग्य में हंसी के पीछे रुदन है। आम आदमी की हालात का परिचय यहाँ पर दिया है। छापे में प्राप्त धन आम आदमी को देकर उसकी हालात सुधारने की इच्छा भी कवि करता है। कविता में अनेक भाव व्यक्त न होकर व्यंजित भी है। तो देख लीजिए अगली कविता, इस परीक्षा के लिए जो 6 कविताएं हैं उनमें एक नवी कविता है। इसमें भी यही भाव है, अर्थात सर्व कविता में, सभी कविताओं में मानवता को स्थान दिया। मानवता सर्वोपरि है। संपन्नता और उत्पन्नता के रूप इस कविता के द्वारा दिखाई देते हैं। कवि ने इस कविता में परोपकार का संदेश दिया है और एक ऐसी इच्छा भी व्यक्त की है कि धनवान को निर्धन की मदद करना जरूरी है। हमने इस 6-7 महीने में ऐसे अनेक घटनाएं हमने देखी है कि अनेक धनवान लोगों ने निर्धन लोगों की सहायता की है, जो बहुत मायने रखती है। इस कविता में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन तथा उसके परिणाम भी दिखाए हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय एकात्मता, हम सब एक है की भावना इसमें भरी है। अब मैंने तो इन 6 कविताओं को हाईलाइट किया है।
इसी ढंग से आप अपनी तरह से यहाँ पर काम कर ही रहे हो आप सभी, लेकिन फिर भी हमारी ओर से आपको ये शुभकामनाएं देते हुए हम आपको बस विनती कर रहे हैं कि आप भी इसी ढंग से अलग अलग तरीके से छात्रों के पास जाए। हमें यह करना है कविता के बारे में कि पाठ्य पुस्तक सर्वोपरि है, सभी गद्य पद्य पाठों का वाचन करना जरूरी है, बार बार करना जरूरी है। प्रत्येक कविता के विविध पद्यांश पर आधारित आकलन कृतियों का निर्माण आप करेंगे, छात्रों तक पहुंचाएंगे। प्रत्येक कविता के आधार पर शब्द संपदा की विविध कृतियों का निर्माण करके आप देंगे और पद्यांश कुछ पंक्तियों का सरल अर्थ लिखने का अभ्यास भी आप छात्रों द्वारा करवाएं। आगे हम हर रोज ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी तरह से हर रोज एक घटक पर आधारित कृतियां अभ्यास के लिए जरूर देंगे, क्योंकि छात्रों को हमें स्वयं अध्ययन से परिपूर्ण करना है। यही आज युग की मांग है और छात्र भी तैयार है, क्योंकि ज्ञान रचनावाद के प्रणेता अपने छात्र ही है ना, तो उनके आत्मविश्वास को हमें बढ़ावा देना है। और यह कार्य इससे पूर्व भी आप करते थे, आज भी कर रहे हो और आगे चलकर भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं एक छोटा सी कविता का एक अंश जो है वो आपके सामने आकलन कृतियों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। नेक्स्ट, उदाहरण के लिए मैंने मीराबाई के पद की यहाँ पर कुछ पंक्तियां ली है, उस पर प्रश्न कैसे आएगा। 12 अंक के लिए तो पद्य विभाग है, 6 अंक के लिए हमें 2 प्रश्न होंगे, तो 6 अंक का विभाजन भी हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक प्रश्न लिया है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पृष्ठ क्रमांक 24 पर है वह पद। पहली और अंतिम पंक्ति दी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और अंतिम पंक्ति है दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब इस पर हम कैसी कृतियां पूछेंगे, तो यहाँ पर उदाहरण के लिए है कि पहला प्रश्न, पहली कृति हम कहेंगे कि लिखिए मीराबाई पर लगाए गए आरोप, तो हमें 2 आरोप यहाँ पर लिखने हैं। तो इसके उत्तर क्या होंगे, उसे पद्यांश के आधार पर ही आकलन कृतियों के उत्तर होने आवश्यक है। तो जैसे इसमें है उत्तर के तौर पर मीरा ने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, और दूसरा है संतों के साथ बैठ बैठकर लोक लाज खो दी है। अगला प्रश्न आएगा, अगला दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की भी हमने 2 भाग किए हैं, 2 अंक के लिए 1 अंक उसमें होगा। आप किसी भी ढंग से पूछ सकते हो। विविध कृतियां हम 2014-15 से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लगभग 40-45 कृतियां हमने बोर्ड द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की थी। आप उससे भी दुगनी कृतियां कर सकते हो, इस पर मेरा विश्वास है। तो पहली कृति है, इन शब्दों के लिए पद्यांश में से समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखिए। मैंने 2 शब्द लिए हैं, प्रसन्न और वंश, और उसके लिए समानार्थी शब्द पद्यांश में से ढूंढना है। तो प्रसन्न के लिए राजी और वंश के लिए कुल, जो पद्यांश में है। आगे चलिए, दूसरा उसी में का प्रश्न है, पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता। तो यहाँ पर मोर और फल, तो वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता। तो अब आगे चलिए, अगले तीसरा प्रश्न है, वह भी 2 अंकों का। प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आपने छात्रों को ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा है, वंचित छात्रों के लिए पीडीएफ के रूप में, जेरॉक्स के रूप में, अनेक बस्तियों में जाकर, अनेक छोटे छोटे ऐसे तबके में जाकर आपने प्रयास किए हैं। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा सुने हैं, देखे हैं, समझ लिए हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए आप पुस्तक के साथ साथ पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन सब कुछ करेंगे। इसी विश्वास के साथ अब भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण, जो 14 अंक के लिए है,
उसके बारे में चर्चा करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए रजनी मैसाकर मैडम जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। रजनी जी, आप व्याकरण की जो नैया है वो संभालिए। जी हाँ, नमस्कार मैडम, आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? हाँ आ रही है, आ रही है। यस यस। आपका कैमरा शुरू करो धन्यवाद मैडम। पाटिल मैडम जी। भाषा अध्ययन की ओर जाने के पूर्व मैं एक बात आप सभी से साझा करना चाहती हूँ आपका कि जिस कैमरा भी ऑन कीजिए अध्यापक ने मैडम। 7 समुंदर पार लोकल से ग्लोबल तक का प्रवास किया, वे हमारे श्रद्धेय रणजीत डिसले जी, उनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों को रौंद कर अपने छात्रों के लिए फूलों भरी डगर उन्होंने बनाई, उन्मुक्त हाथों से खुशियां दी। इसी को ध्यान में रखकर हम भी अपने छात्रों के लिए सब कुछ निछावर करते आ रहे हैं, कर रहे हैं। उम्मीद के साथ कहूंगी, हमारे हौसले बुलंद है, सकारात्मक ऊर्जा अपरंपार है, विश्वास है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए चलते हैं भाषा अध्ययन की ओर, अर्थात व्याकरण की ओर। पूरी कृति पत्रिका में व्याकरण यह एक ऐसा घटक है जिसके बिना भाषा अधूरी है। अब इसकी तैयारी अध्यापक कैसे करवाएं? हम सभी इस व्याकरण को हम सभी जानते हैं, लेकिन आज के इस महामारी की स्थितियों में छात्रों से ऑनलाइन, ऑफलाइन या अन्य कई माध्यमों से छात्रों से ये सारी बातें कैसी करवा लेना, इसके लिए हर अध्यापक अपनी तरफ से कुछ न कुछ प्रयोग करते ही रहता है। अध्यापक की ये खासियत है कि वो सृजनशील है। अध्यापक को इस व्याकरण के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अध्यापक को चाहिए कि सरल और रोचक ढंग से व्याकरण के नियम का ज्ञान एवं अभ्यास करवाए। चलिए देखते, पहले स्लाइड की तरफ जाते वक्त, इस स्लाइड की तरफ जाने के पहले और एक बात मैं साझा करना चाहूंगी कि हिंदी का अध्यापक वो अहिंदी भाषी हो सकता है, मराठी भाषिक भी हो सकता है। तो ऐसी व्यक्ति जब हिंदी भाषा पढ़ाती है तो उस पर अपनी भाषा का प्रभाव होता है। रजनी मैम, जैसे आप अपना कैमरा शुरू कर सकती है? दिख रही है सर? दिसतंय का? नाही दिसत आहे? कैमरा चालू करा मॅम. एक मिनिट सर, बोला ना। मैं बोलना तो शुरू कर देती हूँ, समय की बर्बादी न हो सर, बाद में दिखेगा तो ठीक है। ओके ओके, समय की हमारी पाबंदी को ध्यान में रखना है हमें। तो मैं कह रही थी कि हिंदी भाषी नहीं है, मराठी भाषक है, तो मराठी के कुछ व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा मूलतः बिल्कुल मृदु भाषा है। जैसे कि कुछ शब्द है मराठी में, सुख, दुख, लड़ाई, इसी को हिंदी में मृदुता से ही कहा जाता है। सुख पाया, दुख दर्द सह लिया, या फिर लड़ाई हो गई। तो यहाँ मैं इतना ही एक दरख्वास्त सबसे करूंगी कि हिंदी भाषा के अध्यापक के नाते यह ध्यान में रखना जरूरी है कि हिंदी भाषा को हिंदी भाषा के रूप में ही पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। चलिए हम देखते हैं अब हमारे व्याकरण, जो हमारी हिंदी की कृति पत्रिका में 14 अंक के लिए है। जिस 14 अंक में हम देखते हैं कि उसमें 14 अंक की कृतियों में 11 प्रश्न जो है, कुल मिलाकर 11 प्रश्नों में 9 प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिए 1-1 अंक है, 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसके लिए 2 अंक है। इस तरह कुल अंक 14 है। अब मैथमेटिक्स के जैसे ये सारे स्कोरिंग मार्क्स है। अब अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह इन सारी कृतियों को जितनी अधिक से अधिक छात्रों से अभ्यास करवा लेते हैं तो 14 के 14 मार्क्स
हासिल करने में छात्रों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कठिनता नहीं होगी। आनंददायी वातावरण में छात्र ये अंक हासिल करने के लिए अभ्यास के कारण परिपूर्ण हो जाएगा और आपके लिए भी अच्छा लगेगा कि हमारे छात्रों की तैयारी व्याकरण की हमने इस प्रकार से की है। चलिए हम देखते हैं पहला शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब देखिए कि यहाँ एक घटक एक अंक है, अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखना है। सूचना इसमें एक ही है कि अव्यय छोड़कर शब्द भेद अपेक्षित है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को लेकर अगर अध्यापक कृति पत्रिका तैयार करते हैं तो उन्हें ध्यान में लेना है कि अव्यय की कृति यहाँ पर पूछी नहीं जाएगी, केवल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की होगी। चलिए देखते हैं दूसरा अव्यय। देखिए यहाँ पर अव्यय की बात, दो अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ भी देख लीजिए कि दो अव्यय पूछे जाएंगे और छात्र को है केवल एक का ही वाक्य में प्रयोग करना है। चारों हमने आपके सामने रखे हैं कि काश विस्मयादि बोधक अव्यय है, बल्कि समुच्चय बोधक अव्यय है, की तरफ संबंध सूचक अव्यय है और धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने दिए, काश मैं भी मुखिया होता। रमा एक बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाज भी है, की तरफ के लिए अब सारे घर की तरफ चल पड़े। धीरे धीरे के लिए गाड़ी धीरे धीरे चलती है। अब अगर आपने उस पर गौर किया होगा तो एक बात समझ में आई होगी कि बिल्कुल आसान और सरल वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करने के लिए छात्रों को आप प्रेरित करेंगे। चलिए चलते हैं तीसरे की तरफ। यहाँ पर संधि है, दो घटक, प्रत्येक के लिए आधा आधा अंक। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको भी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि इसके लिए हमें तालिका निर्माण करनी है। तालिका में ही इसके उत्तर बोर्ड के लिए अपेक्षित है। 3 भाग है, संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। उदाहरण के लिए हमने दिया है दुस्साहस। दुस्साहस के लिए दु के बाद विसर्ग है, साहस ये विसर्ग संधि है। अथवा सदैव, सदा प्लस एव स्वर संधि। संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद के लिए आगे का शब्द लिया है स्वागत। सु अधिक आगत दोनों स्वर है, स्वर संधि है। अथवा दिग्गज, दिक अधिक गज, यह व्यंजन संधि है। ध्यान में रखिए, संधि तालिका में ही पूछी जाती है, बोर्ड में तालिका के रूप में ही लिखनी है। आगे सहायक क्रिया पहचानना, 2 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। उदाहरण के तौर पर हमने दिए हैं, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, फिर भी धूप तीखी हो जाती है। तालिका में ही उत्तर छात्रों ने लिखना अपेक्षित है। जब आप छात्रों से अभ्यास करवाएंगे, इस पर गौर फरमाओगे, मुझे यकीन है आप ऐसा करते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक मार्गदर्शक के रूप में आपको कह रहे हैं कि सहायक क्रिया और मूल क्रिया इस तरह से छात्रों को लिखने के लिए कहना है। पढ़ी, पढ़ना, जाती, जाना, उत्तर तालिका में ही अपेक्षित है। चलिए चलते हैं प्रेरणार्थ क्रिया की ओर। यहाँ भी देखिए प्रेरणार्थ क्रिया 2 घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक है। यहाँ हमने केवल उदाहरण के तौर पर बैठना और देखना ही दिए हुए हैं, इनके ही प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना है, लेकिन इसके नियम छात्रों को बताना आवश्यक है, तो ही वे अच्छे से अंक हासिल कर सकेंगे। जैसे यहाँ बैठना, बिठाना, बिठवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके रूप में हम देखते हैं रस्व दीर्घ या दीर्घ शब्द है वो रस्व हो जाता है। जैसे जीना, जिलाना, जिलवाना। जीना दीर्घ है, जिलाना, जिलवाना रस्व हो जाता है वो जी। भूलना भू दीर्घ है, भुलाना, भुलवाना रस्व हो जाता है। छोड़ना, छुड़ाना ओ का ऊ हो जाता है। रोना से रुलाना। तो यह जो नियम है थोड़े से हटकर उनके साथ प्लेवे मेथड से अगर हम बता देते हैं तो छात्रों को यहाँ भी मार्क्स हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ भी तालिका में ही लिखना है। आपके सामने भी हमने तालिका के रूप में ही इसे प्रस्तुत किया है। चलिए हम चलते हैं आगे मुहावरे की तरफ। अब यहाँ पर
मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना। यहाँ जो है वाक्य में प्रयोग करने के लिए देखिए आपको दो उदाहरण दिए, जैसे कि डिंग मारना, टांग अड़ाना। छात्र को है कि मुहावरे का अर्थ लिखना है और अर्थ लिखने के बाद उसका वाक्य में, सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है। केवल वाक्य लिखना नहीं कि मैंने उसके काम में बाधा डाली, वहां पर सार्थकता, टांग अड़ाना, बाधा डालना, डिंग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हो सकता है कि चयन करके लिखना है, कभी वाक्य में उसका अर्थ दिया जाता है और उसके लिए उचित मुहावरा चुनना है। अब यहाँ देखेंगे आप कि क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। अब केवल इसके लिए कभी कभी छात्र क्या कर देते हैं, अपमानित करने ऐसा भी नहीं लिखते, केवल इज्जत उतारना ऐसा ही केवल लिखते हैं। आप उसे मार्गदर्शन करेंगे कि उसे लिखना है, क्या आपने मुझे इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। इस प्रकार मतलब छात्रों को आता है लेकिन हड़बड़ी में उनके अंक चले जाते हैं, तो यहाँ उनको अच्छी तरह से मार्गदर्शन करना अपेक्षित है। आगे चलते हैं, कारक पहचानना और भेद लिखना। दो घटक, प्रत्येक के लिए आधा अंक। आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। कितने दिनों की छुट्टियां हैं। अब देखिए यहाँ पर दो वाक्य दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक कारक को चुनना है। तालिका, तालिका में ही वाक्यों के कारक चिन्ह लिखने हैं और उसके आगे कारक भेद लिखना है। जैसे आवाज ने कारक चिन्ह है, कारक का भेद है कर्ता कारक। कितने दिनों की छुट्टियां हैं कि संबंध कारक। यहाँ फिर एक बार तालिका में करना है। अब चलते हैं विराम चिन्हों की ओर। विराम चिन्ह, वाक्य में विराम चिन्हों का महत्व बिल्कुल ही होता है। उसके बिना वाक्य पूर्ण है, अधूरा है, सार्थक है, निरर्थक है, कुछ पता नहीं चलता। यहाँ दो घटक होंगे, प्रत्येक के लिए आधा आधा अंक दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमने वाक्य दिया है, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। अब जल्दी जल्दी पैर बढ़ा के बाद अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम दोनों भी देने हैं। एक वाक्य में मैंने आपको कहा कि दो घटक पूछे जाएंगे, उसको गौर से ध्यान में लीजिए। आगे चलते हैं, काल परिवर्तन। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में लीजिए। छात्र कभी कभी गलती करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ 3 वाक्य आपको दिखाई दे रहे स्क्रीन पर, लेकिन छात्र हड़बड़ी में उसे आता है, लेकिन कभी कभी जैसे वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, उसको अपूर्ण भूतकाल में लिखना है, लेकिन छात्र को हड़बड़ी में सामान्य भविष्य काल का उत्तर लिख देता है। तो ऐसी गलतियां छात्र न करे, इसके लिए आप उसे हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पर 3 उदाहरण हमने आपको दिए। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। मैं जानती हूँ कि ये सारी बातें आप सबको आती है, लेकिन फिर भी एक प्रशिक्षण के रूप में देना, सभी को अगर नहीं मालूम है तो उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम हो जाता है। सरकार ही टैक्स लगाती है, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी, सामान्य भविष्यकाल है। दूसरी बात, आराम हराम हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल। आराम हराम हो गया है। आगे देखते हैं, चलिए आगे की ओर। काल परिवर्तन। काल परिवर्तन के लिए भी 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। रचना, यहाँ पर रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, यहाँ भी कभी कभी छात्र गड़बड़ी करते हैं। देखिए, उनको एक बात सिखाना बिल्कुल जरूरी है कि वह शांतिपूर्ण दृष्टि से ही लिखने का काम करे, बहुत जरूरी है। शांति से लिखता है तो उसे पता चलेगा कि वो रचना के आधार पर लिख रहा है कि अर्थ के आधार पर लिख रहा है। तो यहाँ हमने एक उदाहरण दिया है, हर ओर से वह निराश हो गया था। साधारण वाक्य है, यह रचना के आधार पर है। अभी अर्थ के आधार पर देखिए वाक्य परिवर्तन करना है। मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य। यहाँ परिवर्तन करना है, ऊपर में हमने पहचानने के लिए कहा है, क्या मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। दूसरा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए,
आज्ञार्थक वाक्य कीजिए, तुम अपना ख्याल रखो। ये वाक्य अर्थ के आधार पर के लिए है। अब आगे चलते हैं, वाक्य शुद्धिकरण। व्याकरण का भाग ही महत्वपूर्ण इसीलिए कि वाक्य को शुद्ध करना है। वाक्य को शुद्ध करना है मतलब क्या है यहाँ पर कि वाक्य में दो कुछ गलतियां त्रुटियां दी होगी, उसे ढूंढकर छात्र को उसे लिखना है। वाक्य पहला दिया हमने आपको, आचार्य अपनी शिष्यों को मिलना चाहते थे। अब यहाँ पर आएगा, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। दूसरा है, करामत अली, अली के आंखों में आंसू उतर आई। करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। देखिए, छात्र कभी कभी उन पर अपनी खुद की भाषा का प्रभाव होता है तो उसको लिंग वचन पता नहीं चलता और वो अपनी बम्बैया स्टाइल या अपनी अपनी स्टाइल के तेरे को मेरे को वाली हिंदी में बातें करता है और उसी को वहां लिखने की कोशिश करता है। जहां हम देखते हैं उपयोजित लेखन के हर जगह आपके वाक्य रचना को महत्व है, इसलिए व्याकरण हमारे भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। गोवा के बीच पर घूमने की बड़ी मजा आई। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या है, तो सभी वाक्यों तथा शब्द पाठ्य पुस्तक से ही लिए जाएंगे, लेने हैं तो पाठ्य पुस्तक से ही हमें लेना है। महत्वपूर्ण बात है कि सादरीकरण के लिए छात्रों को मार्गदर्शन करें। बच्चों का कृति पत्रिका का लिखना जो है उसमें सादरीकरण प्रेजेंटेशन को मार्क्स होते हैं, तो उनको बोलिए कि क्लिष्टता नहीं रखनी है, अच्छे से अच्छे ढंग में कैसा आप आपका पेपर कृति सादर करोगे वह महत्वपूर्ण है। लिखने का अभ्यास, कृतियां अधिक से अधिक करवा लेंगे तो छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। एक सूचना मैंने पाई कि कौन से पाठ कम किए हुए हैं, फिर एक बार मैं दोहरा देती हूँ। पहली इकाई से लक्ष्मी वाला पाठ, गोवा जैसे मैंने देखा, 7वां खुला आकाश पूरक पठन का, 11वीं कविता कृषक गान, दूसरी इकाई से श्रम साधना वैचारिक निबंध और अपनी गंध नहीं बेचूंगा यह गीत। इन पाठों को इस साल की 2021 की 10वीं की परीक्षा के लिए कम किए हुए पाठ है। अब और एक बात ध्यान में रखिए, इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में लेते हैं, मैंने आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि बच्चों का अधिक से अधिक प्रभाव सामाजिक माध्यमों से होता है, सोशल मीडिया से होता है, दूरदर्शन से होता है, तो उनकी भाषा में जो अशुद्धि है उनको शुद्धता की ओर ले चलना अध्यापक का ही काम है। तो उसको ध्यान में लेंगे तो उपयोजित लेखन के 26 अंकों में वो गलतियां टाल सकेंगे। मुझे विश्वास है कि पाठ्य पुस्तक का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए हिंदी के प्रति विशेष अभिरुचि, आत्मीयता एवं उत्साह आप हमेशा प्रदर्शित करते आए हैं और करते रहेंगे। मेरी वाणी को विराम देने के पूर्व इतना ही कहूंगी, दूध और चावल से बनती है खीर, दूध और चावल से बनती है खीर, कुशल है अध्यापक तो बनाएगा छात्रों की तकदीर, कुशल है अध्यापक तो बनाएगा छात्रों की तकदीर। आप सभी को मेरी तरफ से कृतज्ञता पूर्वक नमन। मैं आगे की डोर माया कोथळीकर मैडम जी को विनती करती हूँ कि रचना विभाग के बारे में वो जानकारी देंगे। धन्यवाद रजनी मैडम। आप सभी का इस 5वें विभाग में हार्दिक स्वागत है। कृति पत्रिका का अंतिम विभाग है रचना विभाग अर्थात उपयोजित लेखन। यह विभाग कुल 26 अंकों का है। इसमें 5 कृतियां पूछी जाएगी। पहली है पत्र लेखन। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र दिए जाएंगे, उनमें से एक लिखना अनिवार्य है। सर, रचना विभागाची दाखवताय स्लाइड।
खंबे सर. सर पहिली स्लाइड घेताय. नेक्स्ट स्लाइड. हो. पत्र लेखन में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों में से एक लिखना है. नेक्स्ट स्लाइड. दूसरी कृति है वह गद्य आकलन अर्थात प्रश्न निर्मिति की, जो 4 अंकों की कृति है. तीसरी हमारी कृति होगी वृत्तांत लेखन, उसे ही अथवा दिया है कहानी लेखन, और यह 5 अंकों की कृति है. आगे की कृति है विज्ञापन लेखन, जो 5 अंकों के लिए है. और अंतिम कृति है निबंध लेखन की, जो 7 अंकों की है. इस तरह से यहाँ पर जो 5वां विभाग है उसमें ये सारी कृतियां आ जाएंगी. देखिए यहाँ सारे हम एक एक करके देख रहे हैं. इसे एक आवृत्ति समझिए, क्योंकि यहाँ हमने 8वीं और 9वीं में हम इसे ले चुके हैं. पत्र लेखन यह 5 अंकों के लिए है. दोनों ही में से एक पत्र लिखना है. सबसे महत्वपूर्ण बात आती है पत्र लेखन में, वह है प्रति और प्रेषक की. इसके लिए एक आसान सी टिप हम अपने छात्रों को दे सकते हैं कि विषय पढ़ते समय को और से का संबंध आप समझ लीजिए. देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है. अनिल अनीता पाटिल गणेश नगर सोलापुर से अपने मित्र सहेली समीर समीरा जमादार बुधवार पेट सांगली को छुट्टी के लिए अपने घर आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखती है. तो देखिए यहाँ पर को और से का अगर हम संबंध जोड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो प्रति और प्रेषक हमें मिल जाते हैं. को से हमें प्राप्त होते हैं प्रति और से प्राप्त होते हैं प्रेषक. तो इस तरह से हम आसानी से विषय को समझ सकते हैं. यहाँ कुछ और मुद्दों को हम यहाँ देखना चाहेंगे. अगर इन मुद्दों के अनुसार पत्र लेखन की आवृत्ति कराते हो, उसका स्वाध्याय देते हो और इस तरह से बच्चों को हल करने के लिए कहते हैं, तो उन्हें जरूर यहाँ पर अंक प्राप्त हो सकेंगे. पहला तो आ जाता है प्रति और प्रेषक, वह सही ढंग से लिखें. दूसरा है दिनांक, संबोधन और ईमेल आईडी, इसका यहाँ पर वह सही ढंग से लिखना उसे जरूरी है. विषय, संदर्भ और अभिवादन, इसके लिए भी अंक दिए जाएंगे जो महत्वपूर्ण है. विषय विवेचन, यह एक महत्वपूर्ण बात पत्र की होती है जिसे मुख्य विषय कहा जाता है. पत्र में दिए गए विषय के अनुसार ही विषय विवेचन आवश्यक होता है. अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर, जिसमें स्वनिर्देश, नाम, पता, ईमेल आईडी लिखना जरूरी होता है. यहाँ पर ध्यान देने की बात है, सर 30 स्लाइड असू दे. यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ईमेल आईडी जो है वह प्रेषक और प्रति दोनों के लिए अत्यावश्यक है. हमारी पाठ्यपुस्तक में 79 और 100 पृष्ठ क्रमांक पर जो पत्रों का प्रारूप दिया हुआ है उसमें एक ही जगह ईमेल आईडी दिया है, लेकिन ध्यान में रहे कि हमें दोनों जगह ईमेल आईडी देना जरूरी है. तो अगर इन मुद्दों को साथ लेकर पत्र लेखन होता है तो जरूर अच्छे अंक छात्र प्राप्त कर सकते हैं. आगे की कृति है हमारी गद्य आकलन की. गद्य आकलन अर्थात प्रश्न निर्मिति, यह 4 अंकों के लिए कृति है. यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वह आकलन होना. जब भी छात्र यहाँ गद्यांश पढ़े तो उसे उस गद्यांश का आकलन होना जरूरी है, और आकलन के साथ जब वह गद्यांश पढ़ेगा तब उसे प्रश्न तैयार करने में आसानी होगी.
सिर्फ 4 प्रश्न तैयार करवाने हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ अगर हम उसे कहें कि कौन, कहाँ, कैसे, किस लिए आदि विविध तरह के प्रश्न अगर हम उसे करवा लें तो यह गद्य आकलन का प्रश्न वह सही ढंग से हल कर सकता है। महत्वपूर्ण बात आती है इसमें कि हर एक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में आना चाहिए। यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि इन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही हो। अगर गद्यांश के बाहर इसके उत्तर मिलते हैं तो वह प्रश्न कुछ अर्थ नहीं रखता। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि गद्यांश में ही इसके उत्तर आने चाहिए। और उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक कौन सा शीर्षक उचित हो सकता है? शीर्षक को लेकर जो कुछ भी प्रश्न आते हैं ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों के लिए अंकदान नहीं होगा। 4 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में आना चाहिए। कौन, कहाँ, किस लिए, किसने, इस तरह से विविध प्रश्न हम पूछ सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि इसका उत्तर जो है वह गद्यांश में ही आना चाहिए। तो इस तरह से यह 4 अंकों की कृति है। आगे की कृति है हमारी वृत्तांत लेखन। यह 5 अंकों की कृति है। यह छात्रों को बहुत सारे गुण दे जाती है। सीमित शब्दों में घटना का वर्णन करना इसकी विशेषता है। सबसे महत्वपूर्ण बात वृत्तांत लेखन में होती है वह है स्थल, घटना और काल का होना अनिवार्य होता है। किस स्थल पर घटना घटी, कौन से काल में घटी और घटना क्या थी, इन बात को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण यह मुद्दा हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्यक्ष घटी घटना का ही वृत्तांत लिखा जाता है। जो देखी जाती है, जो घटित होती है वह घटना इसका वृत्तांत यहाँ पर लिखा जाता है। इसकी शब्द मर्यादा होती है 60 से 80 शब्द। कम शब्दों में यह लिखना अनिवार्य होता है। महत्वपूर्ण बात होती है विषयानुसार लेखन। यहाँ पर वृत्तांत लेखन का विषय जो दिया है, जैसे कि बालिका दिवस या वाचन प्रेरणा दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, तो इस तरह से इन विषयों का लेखन करना यहाँ पर पर्याप्त है। विषयानुसार जो विषय दिया है उसका लेखन आवश्यक है। अपने शब्दों में लेखन। यह जो विभाग है तो यह अभिव्यक्ति का विभाग है और यही कारण है यहाँ पर स्वयं के विचारों को, स्वयं के शब्दों को महत्व है। यही कारण है कि अपने शब्दों में लेखन करना उचित है। रोचक, सहज और प्रभावी भाषा, इसका महत्व वृत्तांत लेखन में भी बहुत अधिक आ जाता है। विषयानुसार इसका समापन होना जरूरी है। जो विषय दिया है उस विषय के अनुसार ही इसका समापन हो, यही यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है। सीमित शब्दों में लिखना अनिवार्य है। तो इस प्रकार वृत्तांत लेखन की बात यहाँ पर हो सकती है। वृत्तांत लेखन के लिए अथवा है कहानी लेखन। यह भी 5 अंकों के लिए है। कहानी लेखन जो होती है तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात कहानी लेखन में आती है वह है सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी है। बोर्ड में जो कृति पत्रिकाएं आती हैं तो उन कृति पत्रिकाओं में सिर्फ मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन दी जाती है। पहले सुवचन के आधार पर या शब्दों के आधार पर कहानी लिखनी होती थी, लेकिन अब सिर्फ मुद्दों के आधार पर कहानी का लेखन करना है। शीर्षक तथा सीख लिखना अत्यावश्यक है। अगर दिए गए मुद्दों के अनुसार कहानी का लेखन होता है तो यहाँ पर भी अंक
प्राप्त हो सकते हैं। शीर्षक और सीख के लिए अंक रखे हुए हैं, इसलिए उन्हें लिखना अनिवार्य है। कहानी की जैसी आवश्यकता हो उस तरह से उसमें पात्र और संवाद भी हो। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जिनमें पात्रों की संवादों की जरूरत नहीं होती। संवाद हो ही ऐसी बात नहीं होती। तो इस प्रकार जैसे मुद्दे हो, जिस प्रकार कहानी का विषय हो, उस प्रकार ही पात्र और संवाद की योजना छात्र करें। महत्वपूर्ण बात आती है वह है भूतकाल की। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। आगे का मुद्दा है मुद्दों के अनुसार और क्रमानुसार हो। कहानी जो है वह दिए गए मुद्दे उन्हीं को लेकर उन्हीं के अनुसार हो और वे जो मुद्दे दिए हैं वही क्रम कहानी लेखन के लिए आवश्यक होता है। कहानी को हम बढ़ाने के लिए, उसे आकार देने के लिए अपने और से कुछ जोड़ते हैं, लेकिन वह मुद्दों को लेकर हो। मुद्दों से बाहर कहानी नहीं जानी चाहिए। प्रभावी तथा प्रभावी विषय की प्रस्तुति होनी जरूरी है। कहानी जो होती है एक मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण यह साधन है। पहले दादा दादी, नाना नानी यह कहानी सुनाते थे और वे इतनी प्रभावी भाषा में कहानी सुनाते थे कि बच्चे इसका आनंद ले जाते हैं, उन्हीं में एकाग्र हो जाते हैं। और यही कारण है कि लिखते समय भी कहानी की भाषा प्रभावी और प्रवाही होनी चाहिए। मुहावरे, कहावतें आदि का प्रयोग भी उचित होना चाहिए। शुद्ध भाषा का प्रयोग यह तो विशेषता है। यह रचना विभाग है। यहाँ पर मानक वर्तनी के सभी नियम देखे जाते हैं, इसीलिए रोचक और शुद्ध भाषा यहाँ पर अनिवार्य है। उचित समापन कहानी का होना जरूरी है। सभी कहानी अच्छी लिखी लेकिन समापन में गड़बड़ी हो गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी समूची कहानी को लेकर उसका समापन होना जरूरी है। इसकी शब्द मर्यादा है 70 से 80 शब्द। यह जो कहानी लेखन है तो इसमें अंक प्राप्ति की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। आगे जो कृति है वह है विज्ञापन लेखन की। इस विज्ञापन लेखन की कृति में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अपनी ओर से अधिक आकर्षक ढंग से हम उसकी प्रस्तुति कैसे कर सके। यह भी ऐसी कृति है जो अंक दिलाने में सहज और साधारण और बिल्कुल आसानी से जिसमें हम अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर इन मुद्दों के अनुसार विज्ञापन लेखन किया जाए तो यहाँ अंक मिलने की संभावना अधिक है। विषय का सही आकलन होना जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सही आकलन हो। अगर विषय ही समझ में नहीं आएगा तो विज्ञापन किस तरह से हम कर सकेंगे। यह विज्ञापन का युग है और यही कारण है कि विज्ञापन आकर्षक हो। इसकी शब्द मर्यादा है 50 से 60 शब्द। बिल्कुल कम शब्दों में अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। यहाँ पर विषय के अनुसार लेखन जरूरी है। अर्थात यह मुद्दा हमें दिखा रहा है कि अगर किसी वस्तु का, स्थान का विज्ञापन हो तो उसकी भाषा, उसकी प्रस्तुति अलग होगी, उसमें अधिक आकर्षकता होगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के लिए विज्ञापन है, ड्राइवर की जरूरत है, किसी अध्यापक की जरूरत है, लिपिक की जरूरत है, वॉचमैन की जरूरत है, अगर ऐसा विज्ञापन हो तो इसकी भाषा अलग होगी। यहाँ पर इस तरह से हमें छात्रों को समझाना है कि भाषा का प्रयोग विज्ञापन में कैसे करें। रोचक, सहज तथा प्रभावी हमारी भाषा होनी चाहिए। अगर हम किसी वस्तु का, स्थान का यहाँ पर विज्ञापन कर रहे हैं तो उसकी प्रस्तुति आकर्षक होनी चाहिए। कम से कम शब्द यहाँ पर
लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि समय की कमी है लोगों के पास, जैसे कि आज हमारे पास है, लोगों के पास भी समय की कमी है। तो जितने कम समय में हम अपना विज्ञापन देंगे, आकर्षक ढंग से देंगे, उसका महत्व उसका बढ़ जाएगा। और इस तरह से विज्ञापन लेखन भी हमारे लिए अंक दे सकता है। आगे की और अंतिम कृति है हमारी, वह है निबंध लेखन। निबंध जो है तो यह भाषा की विशेषता है, और निबंध के बिना भाषा का अभ्यास नहीं है। निबंध यह स्वयं अभिव्यक्ति का एक उत्तम उदाहरण है। निबंध के 5 प्रकार हैं: वैचारिक, वर्णनात्मक, चरित्रात्मक, कल्पना प्रधान और आत्मकथनात्मक। वैचारिक निबंध में विचारों की प्रधानता होती है। इसमें पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही तरह से लिखना अनिवार्य होता है। सर पहली स्लाइड रख लीजिएगा, धन्यवाद। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से लिखना जरूरी होता है। वर्णनात्मक निबंध में अलंकारिक और सुंदर भाषा का महत्व होता है। चरित्रात्मक निबंध जो है उसमें व्यक्ति विशेष की जानकारी आवश्यक होती है। कल्पना प्रधान निबंधों में कल्पना की उड़ान होती है, और आत्मकथनात्मक निबंध में परकाया प्रवेश महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें जिसकी कथा लिखनी है, मानो उसी की आत्मा हमारी काया में प्रवेश करती है और हम लिखते रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम निबंध लेखन की बात करते हैं। तो यह जो है 5 निबंधों में से 3 निबंध के विषय दिए जाएंगे, और 3 में से 1 लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए कि हम कुछ मुद्दों को देख रहे हैं जो अंक की दृष्टि से आसान हो जाते हैं। 5 में से 3 निबंध के विषय दिए जाएंगे, 1 को हमें लिखना है। विषय का सही आकलन होना जरूरी है। अगर आकलन होता है तो विचार प्रवृत्ति बढ़ती है, और अपने आप हम लिखने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आकर्षक प्रारंभ तथा प्रस्तावना होनी चाहिए। यह अभिव्यक्ति है। यहाँ पर अपने मन से, अपनी भाषा से, अपने विचारों से निबंध की प्रस्तुति है, इसका उपयोजन है, स्वमत है यह। और यही कारण है कि प्रस्तावना और प्रारंभ आकर्षक हो। जो विषय हमने चुना है उसके अनुसार ही उसका विवेचन होना चाहिए, और विषय को लेकर 3-4 मुद्दों में हमारा निबंध होना चाहिए। रोचक और शुद्ध भाषा महत्वपूर्ण बन जाती है। यहाँ पर निबंध को अगर हमें सजाना है, अगर उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना है, तो मुहावरे, कहावतें, कविता, गीत, सुवचन आदि का प्रयोग निबंध में महत्वपूर्ण बन जाता है, जिससे कि हमारा निबंध और भी आकर्षित होता है। निष्कर्ष और समापन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक अंतिम मुद्दा होता है निष्कर्ष का और समापन का। तो उचित निष्कर्ष हम निकालें और उसका समापन उचित ढंग से करें। इसकी शब्द मर्यादा है 80 से 100 शब्दों तक। तो इस तरह निबंध लेखन जो है, तो यह महत्वपूर्ण बात इन रचना विभाग की है। शिक्षक भाई और बहनों, यहाँ पर यह 5वां जो विभाग है, तो यह अंक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 अंकों का यह विभाग है। इसमें बहुत सारे अंक मिलने की संभावना होती है। जो अभी तक कृतियों के लिए जो मुद्दे दिए गए थे, अगर उन मुद्दों के साथ हम छात्रों का स्वाध्याय कर ले, उनकी आवृत्ति कर ले, तो यहाँ पर बहुत सारे अंक प्राप्त हो सकते हैं। यह आवृत्ति है, यह सब आप करते हैं, यह सब आप ले रहे हो, फिर भी 100 दिनों की यहाँ पर एक सहूलियत हमें मिली है। और इन 100 दिनों में शॉर्ट बट स्वीट ऐसी बात कहते हुए हमें बच्चों को ले जाना है, और उन्हें सही ढंग से टिप्पणियाँ देकर हमें इस 80 अंकों की कृति पत्रिका को उन्हें तैयार करवाना है। तो इस तरह से
यहाँ पर रचना विभाग को हमने देखा है। आशा करती हूँ कि यहाँ पर आप विद्यार्थियों को मुद्दों के अनुसार गाइडलाइन देंगे, गाइड करेंगे। इन सारे 2 तासिकाओं के सत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल शॉर्ट में कह रही हूँ। जैसे कि हमने 100 दिनों का यहाँ पर नियोजन किया था, लेकिन अगर तासिकाएं उपलब्ध नहीं हुई तो हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की यहाँ पर कुछ ना कुछ योजना करनी होगी। कितनी तासिकाएं मिलती हैं यह हमें ज्ञात नहीं, कितने दिन मिलते हैं यह भी ज्ञात नहीं है, तो इसीलिए हम तैयार रहें। यहाँ पर जो ऑनलाइन हैं, जो ऑफलाइन हैं और जो बिल्कुल ही वंचित रह गए हैं, तो उन्हें भी साथ लेकर हमें यहाँ पर पढ़ाई करवानी है। इन सभी को साथ लेकर पढ़ाई करनी है। व्याकरण और रचना विभाग दोनों ही 9वीं तक आ चुके हैं, 10वीं में उनकी सिर्फ आवृत्ति है। भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण का यह जो विभाग है, यह पूरा 14 के 14 अंक दिलवा सकते हैं और इसलिए व्याकरण की जो कृतियां हैं वह सही ढंग से हल करवा लीजिए। व्याकरण के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई भी व्याकरण नहीं आएगा। पाठ्य पुस्तक में जितना व्याकरण है, पाठ्य पुस्तक के जो वाक्य हैं उसी वाक्य में से यहाँ पर व्याकरण का विभाग आएगा। भविष्य काल में सिर्फ सामान्य भविष्य काल ही पूछा जाएगा। रचना विभाग की कृतियों में कम से कम 3 उदाहरण हम देकर उनका यहाँ पर उनकी आवृत्ति हम करवा ले सकते हैं। उन्हें कृति पत्रिका देकर यहाँ पर जैसे समय मिले या जैसा नियोजन हो वैसे पाठशाला में हल की गई कृति पत्रिकाएं हम मंगवा सकते हैं। उन उत्तर पत्रिकाओं में हम वैयक्तिक रूप से लिखित स्वरूप में अगर सूचनाएं देते हैं तो वह छात्रों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर और कुछ बातें हैं कि कृति पत्रिका कैसे पढ़ें। तो कृति पत्रिका में जो बोल्ड शब्द होते हैं, बड़े शब्द होते हैं, कि उन्हें पढ़वाने की आदत डालिए। यहाँ पर व्याकरण विभाग जो है तो उनमें अथवा है या 2-3 वाक्य दिए हैं, 2 वाक्य करना है। अव्यय है जिसमें 2 दिए हैं, 1 करवाना है। इस तरह से जो बोल्ड शब्द हैं उसे ध्यान में रखकर यहाँ पर छात्र उस कृति पत्रिका को पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छात्रों तथा अभिभावकों का मनोबल आपको बढ़ाना है। उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि जितनी भी तासिकाएं उपलब्ध होगी या ना भी होगी तासिकाएं उपलब्ध, तो भी यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा कर्तव्य है एक शिक्षक होने के नाते कि हम पाठ्यक्रम जरूर पूरा करेंगे। जैसे भी हमें अवसर मिलेगा हम सभी छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा करेंगे और परीक्षा जरूर होगी, वह भी लिखित रूप में होगी। और इस लिखित रूप की परीक्षा को हमें जो सामने जाना है उस लिखित परीक्षा में हमें सही अंक प्राप्त कराना है। तो शिक्षक भाई और बहनों, मुझे लगता है कि पूरे 2 घंटे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्गदर्शन आपको जरूर मिला होगा। तो इसी आशा के साथ यहाँ पर प्रशिक्षण का यह कार्य पूरा हो रहा है। अब आपके अगर कोई प्रश्न हो तो हम उसे लेंगे। सभी कार्य के लिए अभिभावक और अध्यापकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रश्न अगर हो तो उसे हम ले रहे हैं। धन्यवाद मैडम जी। इस सेशन में नमस्ते पाटिल सर। हेलो। इस सेशन में बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया हमें लोगों से प्राप्त हुई है और मैं नमस्ते पाटिल सर, कोई बोलना चाह रहा है शायद, किसी वो सवाल लेंगे है आपके लिए। हम जो प्रश्न आए हैं उस पर विचार करेंगे। पाटिल सर पूछिए, आप उसका प्रश्न उत्तर देंगे बता रहा हूँ को ध्यान में रखते हुए। तो समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है वही मैं यहाँ बताता हूँ। यूट्यूब पे प्रश्न आए थे तो उनमें से पहला प्रश्न जो है
जो काल के जो भेद है जी, वो परीक्षा के लिए कौन कौन सा, इसके बारे में जानकारी चाहिए। वर्तमान मैडम जी बोलिए। हाँ लालवान मैडम। देखिए, पुस्तक में हमारे 9 भेद बताए गए हैं, वर्तमान काल के 3, भूतकाल के 3 और भविष्य के 3। लेकिन हमें वर्तमान के 3 भेद, पूर्ण, अपूर्ण और सामान्य, उसी प्रकार भूतकाल के 3 भेद, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, और भविष्य का सिर्फ सामान्य, भविष्य का सिर्फ सामान्य रूप हमें लेना है, बाकी 2 बचे हुए नहीं करने। तो धन्यवाद मैडम जी। तो 7 ही भेद है, 3 वर्तमान काल के, 3 भूतकाल के और 1 भविष्य का, सामान्य भविष्य। और अधिक है प्रश्न सर? और दूसरा जो प्रश्न आया है, तो बहुत से बार वो प्रश्न है, वो जो कम किया गया पाठ्यक्रम है उसके बारे में अध्यापकों ने पूछा है, तो उसके बारे में पाटिल मैडम जी बात करेगी। तो ये 2 ही महत्वपूर्ण प्रश्न यूट्यूब और हमारे इस चैट में आए थे। कम किए गए पाठ्य पुस्तक के घटकों के बारे में हमने स्पष्ट रूप से दिया है और सभी स्कूल और अध्यापकों के पास ये बात तो पहुंची है, ये सूचना बोर्ड बाल भारती द्वारा आपके पास आ गई है, उसी के अनुसार आप पाठ पढ़ा रहे हो। तो आपका जो कार्य चल रहा है वो नियमों के अनुसार ही चल रहा है। उसके बारे में अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो संयोजकों की ओर से आगे की योजनाएं हैं कि वे तहसील से लेकर जिले तक और पूरे राज्य तक ऐसे विविध व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे बना रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आप जो है विविध कृतियां दे सकते हैं, आप अपनी आशंकाएं दे सकते हैं और आशंकाओं का समाधान भी आप कर सकते हो। अर्थात आप सभी प्रकार से हम और आप मिलकर जरूर ये करेंगे जितनी, क्योंकि हमें 2 घंटे के समय में सब कुछ करना है। हमने प्रयास तो किया है और हमने तो केवल शुरुआत की है। आगे चलकर संयोजकों की प्रेरणा से और उनका ही सारा आयोजन होगा, उनका ही, क्योंकि विचार मंच है, मुख्याध्यापक महाराष्ट्र के मुख्याध्यापक संघ है, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्याध्यापक महामंडल के जो सारे पदाधिकारी है या पूरे जिले के जो कोई पदाधिकारी है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, और सबसे विनती करती हूँ कि आप कृपया हिंदी के लिए सप्ताह में 2-2 तासिकाएं रखिए और छात्रों की तैयारी करवा लीजिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए, परीक्षा का भय दूर कीजिए। इन्हीं आशा के साथ आप कोई बोलना चाहता है? माया जी। हाँ, 7 बज रहे हैं जी बोलिए। यही कहना था कि सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। बहुत से लोगों ने लोकवाणी का इसी प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए ऐसा बोला है, तो उसके बारे में भी कुछ आप बता सकते हैं? सर उसी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। वो ये जो 3 संगठनाएं जो काम कर रही है, शिक्षण विचार मंच है, मुख्याध्यापक महामंडल है और सभी ऐसे शिक्षा प्रेमी लोग हैं, वे तय करेंगे, क्योंकि ये आज जो है लोक भर्ती का प्रशिक्षण संपन्न हो रहा है, इसलिए आप संयोजकों से हम संपर्क करेंगे, विनती करेंगे, आपकी विनती वहां तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अब इसके आगे हम समापन की ओर बढ़े। पाटिल सर जी, माया कोथड़ीकर जी। धन्यवाद मैडम। अंतिम पड़ाव मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जी आयोजक की ओर से जी कि हमने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है और व्हाट्सएप के भी ग्रुप बना है। टेलीग्राम का जो बड़ा वाला ग्रुप है जिसके ऊपर 11,000 टीचर्स वहाँ पे है, तो उनके ऊपर मैंने एक पोस्ट डाला है। जिनको इंटरेस्ट है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप का दिया गया नंबर दिया है, उसके ऊपर आप अपना नाम भेज दीजिए। जैसे कि आपका भी नाम जो पे आरपी है, मतलब कि आप जब 4, 5, 6 आदमी है, पाटिल सर जी है, आप उस ग्रुप पर डाले जाएंगे और आपका जो डायलॉग होगा, आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो इसेंशियल होगा, आपको ही लगता होगा कि इसके ओर आपको कोई वेबिनार लेना हो या कोई गाइडेंस करना हो,
तो हम इसी प्रकार का आयोजन करेंगे। और हम टीचर को विनती करना चाहेंगे कि जैसे कि आपके पास बहुत सारा अध्ययन अध्यापन साहित्य रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, कोई तो वीडियोस रहेंगे, वो भी उस ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जैसे कि हमारे जो आरपीज है वो उनको देख लेंगे और अप्रूव करेंगे और अपने बच्चों के लिए आगे भेज देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंतिम पड़ाव ललवानी मैडम बोल रही है। जी, ललवानी मैडम बोलना चाहिए। हाँ, अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो आप सबने बताया कि सिर्फ चाहने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, सिर्फ चाहने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी चाहिए मंजिल तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल सही। चलने की वाह। जिद भी चाहिए मंजिल तक पहुंचने के बहुत लिए। खूब। आप सब बहुत साथ अच्छा, बहुत अच्छा। देंगे तो हम अंतिम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत सुंदर मैडम। आप यह टीचर और आपका विश्वास संगठन होगा और आपको आगे ऐसे ही चलते रहना है और टीचर्स की जो समस्या आएंगे उसको हल करना है। हम आपको सपोर्ट में रहेंगे। धन्यवाद। हम सब मिलजुल कर करेंगे भाई साहब। अब हम समापन की ओर बढ़े। या जी माया जी। जी मैडम, शिक्षण विकास मंच तथा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई और महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडल और पुणे जिला मुख्याध्यापक संघ की ओर से यह ऑनलाइन प्रशिक्षण 100 दिवसात 10वीं ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह एक विशेष और अविस्मरणीय ऐसा प्रशिक्षण रहा है। कई हजार अध्यापक अभिभावक इसमें सम्मिलित हुए। यह एक शिवधनुष उठाने का कार्य था और हम यह समझ रहे हैं कि यह सफलता की ओर जा रहा है। इसमें हम सभी को प्रमुख रूप से मार्गदर्शन करने वाले माननीय डॉक्टर वसंत काळपांडे सर जी, अपने नाम की तरह ही वे सदा प्रसन्न और उल्लासित रहते हुए वसंत ऋतु के समान ही औरों को भी प्रफुल्लित करते हैं, मार्गदर्शन करते रहे। माननीय बसंती राय मैडम, जिनका मार्गदर्शन अनमोल रहा, बसंती हवा के समान सभी को प्रसन्नता की लहरें देते हुए छोटी बड़ी बातों की ओर उन्होंने हम सभी को आकर्षित किया और हमारा मनोबल उन्होंने बढ़ाया और यही कारण है कि आज हम यहाँ पर हैं। दोनों ही प्रशासकीय अधिकारी रहे हैं, फिर भी कहीं भी हमें यह महसूस नहीं हुआ कि वे अधिकारी हैं। इतनी आसानी से और इतनी सहज ढंग से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडल के अध्यक्ष जो है विजय सिंह गायकवाड़ सर जी और पुणे जिला मुख्याध्यापक संघ के अध्यक्ष माननीय हरिश्चंद्र गायकवाड़ सर जी, तो उनका भी मार्गदर्शन हमें मिला। उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इस पूरे प्रशिक्षण की योजना का आयोजन जिनके बिना असंभव था, वे महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडल के माजी सचिव माननीय अरुण थोरात सर जी, जिन्होंने सभी को एक सूत्र में बांधा। उनके लिए हम हमेशा ही शुक्रगुजार रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे जो तंत्र स्नेही हैं माननीय श्री बीबी पाटिल सर तथा राजेंद्र खांबे सर, तो इनके अलावा तो इनके बिना तो यह हमारा ऑनलाइन प्रशिक्षण जो था यह असंभव था, क्योंकि यहाँ पर हम जो तीनों हैं, रजनी मैडम उनमें है थोड़ी बहुत, लेकिन हम जो तीनों थी, मैं, छाया पाटिल मैडम और ललवानी मैडम, बहुत पीछे हैं ऑनलाइन के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों ने जो मदद हमारी की है, तो यही कारण है कि आज का यह हमारा प्रशिक्षण इतना अच्छा हो रहा है। डॉक्टर नंदा भोर वाया मैडम जो भाषा विषय की समन्वयक रही, उनका भी मैं यहाँ आभार प्रदर्शित करना चाहूँगी। और उल्लास मिसाल सर जो पूरी बात को संभाले हुए हैं, तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी के बिना यह असंभव था। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद। माया मैडम,